नो नील गगन के दीवाने, तू प्यार न मेरा पहचाने। अरे मैं कब तक। गाना सुनोगे? चलो सुनाते हैं। ओ नील गगन के दीवाने, तू प्यार न मेरा पहचाने। अरे मैं तब तक साथ चलूं तेरे, जब तक न कहे तू मैं हारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। तो जल्दी से भाई फटाफट से एक बार फायर इमोजी लगा दो चैट पे। यस। हो मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। अरे मेरा साथ कहाँ तक दोगे तुम, मैं देश विदेश का बंजारा। आवाज अच्छी न लगे तो माफ कर देना। अरे इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। हो मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। अरे मेरा साथ कहाँ तक दोगी तुम, मैं देश विदेश का बंजारा। चलिए भाई। यस। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा। यस। क्या हालचाल, क्या हालचाल मेरे गाइडर भैया की गैंग के मेंबर के लोग। यस। तो मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पे। और आप देख रहे हैं यूपी की मोस्ट पावरफुल क्लास, यस, परिश्रम अपने अनुभव भैया के साथ। तो मैं आपका अपना बहुत प्यारा अनुभव भैया। बच्चे प्यार से मुझे अनुभव भैया, अनुभव सर, गाइडर भैया के नाम से बुलाते हैं। जो आपको पसंद आए वो आप बुला सकते हो। यस। क्या हालचाल। तो बहुत सारे बच्चे यहां पर जुड़े हुए हैं। शुभी, खुशी, सलमान, अंशु, उसके अलावा दिव्येंदु, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। क्या हालचाल है आप सभी लोगों के? तो भैया हम लोग संबंध एवं फलन यहां पर पढ़ रहे थे, और संबंध एवं फलन का आज हमारा लेक्चर नंबर होने वाला है 3। तो सर आज हम लोग क्या करने वाले हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको एक बार रिवाइज कर लो। मतलब जितना अच्छे से हो सकता है प्लीज आप उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि उसमें हम लोगों ने सबसे पहले समुच्चयों के भैया परिभाषाओं के ऊपर बात करी थी, समुच्चयों का निरूपण। फिर मैंने आपको समझाया था कार्तीय गुणन क्या होता है। फिर मैंने आपको समझाया था संबंध किसे कहते हैं, संबंधों का निरूपण क्या होता है भैया, प्रांत, सहप्रांत, परिसर क्या होता है। फिर मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में समझाया था कि भैया संबंधों के प्रकार क्या होते हैं। तो मैं आपको रिकैप करवा देता हूं। यस। क्या बात है भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, यस, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। तो भैया सबसे पहले रिकैप कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, और आज का लेक्चर बहुत शानदार होने वाला है। तो प्लीज जल्दी से आप लोग क्या करो, एक कॉपी ले लो और एक भैया पेन ले लो, और जितना अच्छे से हो सकता है उतने अच्छे से नोट्स जरूर बनाओ, क्योंकि जब आपकी परीक्षाएं होती हैं तो वो एक युद्ध होता है, और युद्ध में आपके अस्त्र और शस्त्र क्या होते हैं भैया, नोट्स, जो आप क्लासेस के दौरान बनाते हो। ठीक है भाई। तो हर क्लास में जो कहता हूं इस क्लास में कहूंगा, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो रक्त नहीं वो पानी है जिसमें गणित का प्यार नहीं। और भैया कर्म करो तो फल मिलता है, भैया कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और कुआं जितना गहरा हो मीठा उतना जल मिलता है। तो चलिए सभी भाइयों को नमस्कार, बहनों को नमस्कार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार। क्लास को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो भैया लेक्चर नंबर 3 क्या होने वाला है हमारे पास? यस। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ संबंधों के प्रकार पर प्रश्न। क्या होता है भैया तुल्यता संबंध, कैसे सिद्ध करते हैं किसी भी संबंध को कि वो तुल्यता संबंध में है या नहीं, मतलब स्वतुल्य क्या होता है, सम्मित क्या होता है, संक्रमक क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग यहां पर एक बहुत अच्छी प्रमेय है, उस प्रमेय को भी पढ़ेंगे। वो प्रमेय भैया 5 नंबर की आती है। उसके बाद बहुत सारे अच्छे अच्छे हम लोग प्रश्न लगाएंगे जो हमारे पास उदाहरण के हैं या फिर भैया एनसीईआरटी के प्रश्नावलियों में हैं। तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले पिछले लेक्चर का रिवीजन करते हैं।
आओ फटाफट से आ जाओ भाई। पिछले लेक्चर का रिवीजन, तो ये है टेलीग्राम चैनल अपने गाइडर भैया का। तो भैया टेलीग्राम चैनल पे अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना। अब इसमें मेरा कोई फायदा नहीं, फायदा आपका है कि अगर मैं कहीं YouTube पे क्लासेस ले रहा हूंगा तो आपको यहां पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि भैया यहां पर अब अनुभव भैया पढ़ाने वाले हैं, आप लोग फटाफट से आ जाओगे, जुड़ जाओगे। उसके अलावा कोई अगर YouTube की क्लास होती है तो नोट्स आपको यहां पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब मान लो मेरा आपसे बात करने का मन है तो भैया टेलीग्राम पे आए, जुड़ गए, बात की आप लोगों से, मजा आ गई। मान लो कुछ मुझे इंफॉर्मेशन देनी है कि भैया यहां पर ये करो, या कुछ अगर नया क्वेश्चन देना है, कॉन्सेप्ट समझाना है, तो यहां पर दे देंगे यार। क्या बोलते हो दोस्त, है ना? तो ये बहुत जरूरी है। यस 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 यस, क्या हालचाल, नमस्कार, बढ़िया हूं मैं, आप सब कैसे हो? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अच्छा, तो अब जरा पर ध्यान से सुनना। तो भैया रिकैप भी बहुत जरूरी है कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। यस, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। यस, तो रिकैप भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। यहां पर सबसे पहले हम लोगों ने भैया संबंधों के प्रकार को समझा था। भैया एक बार रिफ्रेश कर दीजिए चैट, है ना? यस, तो कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था एक बार हम लोगों ने वो भी देख लेते हैं एक बार हम लोग फटाफट। तो कल हम लोग यहां पर पढ़ रहे थे संबंधों के प्रकार को। तो भैया संबंधों के प्रकार को अगर हम देखें तो संबंध कितने प्रकार के होते हैं, कल मैंने आपको क्या बताया था? अच्छा, आप लोग फटाफट से चैट पे टाइप करके बताओ कि कल मैंने कितने प्रकार के संबंध बताए थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो यहां पर क्या कहेंगे, यस। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, यस, जो ये कहेंगे कि सर आपने 3 तरह के संबंध पढ़ाए थे। 3 तरह के संबंध कौन कौन से भैया? स्वतुल्य संबंध, उसके बाद यहां पर सम्मित संबंध, फिर उसके बाद यहां पर भैया संक्रमक संबंध। ये बहुत सारे बच्चे कहेंगे, लेकिन आपको समझना यह जरूरी है कि यहां पर स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक के अलावा भी बहुत सारे संबंध हैं। 7 प्रकार के संबंध यहां पर बच्चे बता रहे हैं। हेलो शांतनु, गरिमा, आस्था, आयुष, रवि, निशा, अस्थिल, निर्णय, आरती, राजीव, पायल, चमन, हर्ष, अश्मित, राधिका, नमन, लक्की, लव, सृष्टि, पीयूष, स्नेहा, आदित्य, आरिफ। बहुत सारे बच्चे हैं। बहुत तेज आपकी चैट चल रही है भाई, मैं कैसे नाम ले दूं सबके? भगवान ने मुझे 2 ही आंखें दी हैं। कोई बात नहीं, हम सबके नाम याद कर लेंगे धीरे धीरे, परेशान मत हो। तो संबंधों के प्रकार में सबसे पहला यहां पर अगर हम देखें तो भैया संबंधों के प्रकार में सबसे पहला संबंध था रिक्त संबंध। कुछ याद आया? कल हम लोग शादी वादी करवा रहे थे, तो रिक्त संबंध सबसे पहला संबंध। अच्छा, फिर हम लोग यहां पर देख रहे थे सार्वत्रिक संबंध को। याद आया भैया कि सलमान, शाहरुख, अक्षय सभी लोगों से प्यार कर रहे थे। एक हो गया रिक्त संबंध, एक हो गया सार्वत्रिक संबंध। फिर उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि तत्समक संबंध क्या होता है। आई होप आपको तत्समक संबंध भी समझ में आ गया होगा। तो भैया तत्समक संबंध क्या होता है ये भी आपको समझाया था। फिर मैंने आपको समझाया था कि प्रतिलोम संबंध क्या होता है, ये भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहां 5वां, 6ठा, 7वां काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। 5वां हमारे पास था स्वतुल्य संबंध। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो भैया 6ठा हमारे पास क्या था? 6ठा हमारे पास था सम्मित संबंध। अच्छा, फिर सम्मित संबंध के बाद मैंने आपको यह समझाया था कि भैया संक्रमक संबंध क्या होता है। अब जरा ध्यान से समझना, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रमक। अब अगर कोई संबंध हमारे पास तीनों हो जाए, स्वतुल्य हो जाए, सम्मित हो जाए, संक्रमक हो जाए, तो हम कहते हैं कि वो संबंध हमारे पास तुल्यता संबंध में आता है। हम उस संबंध को तुल्यता संबंध कहेंगे। तो बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन था, सर तुल्यता संबंध क्या होता है? तो मैं यही कहूंगा आपसे कि तुल्यता संबंध का मतलब है जब कोई संबंध स्वतुल्य हो जाए, सम्मित हो जाए और संक्रमक भी हो जाए। अब यहां तक की बातें समझ में आ गई हैं, तो फटाफट से हम लोग आज के टॉपिक्स भी देख लेते हैं कि आज हम लोग यहां पर क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो, हम लोग संबंधों के प्रकार पर कुछ प्रश्न होंगे आधारित, हम लोग वो करने वाले हैं सबसे पहले। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण प्रमेय है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। ये 5 अंक की प्रमेय आपके प्रश्न में आने ही वाली है। आपके प्रश्न पत्र में ये प्रमेय आपको दिखेगी ही दिखेगी। फिर उसके बाद एनसीईआरटी पर चर्चा। अब जैसे एक बच्चा यहां पर कह रहा है सर 5वां, 6ठा, 7वां भी बता दो, मतलब यहां पर एक बार स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक बता दो। तो क्यों ना हम लोग एक सवाल करते हैं, है ना? आज फटाफट से क्यों ना हम लोग एक सवाल करें।
आ जाओ भाई, फटाफट से सवाल करते हैं। यस, जल्दी 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 हम लोग यहां पर सवाल कर लेते हैं। आ जाओ भाई, फटाफट से आ जाओ। तो सबसे पहले ये सवाल मैं आपको यहां पर रिवाइज करवाना चाहता हूं। ये सवाल मैं बार बार क्यों रिवाइज करवा रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण क्या है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो है ही, उसके साथ साथ ये 22 में आ रखा है, 23 में, 24 में, 25 में, और फिर यहां पर 26 में और 27 में भी आएगा। तो यहां पर ये सवाल रोज आपको मतलब दोहराना है एक तरीके से। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि यदि दो परिमित समुच्चय हैं ए और बी, ए में हमारे पास m अवयव हैं, बी में हमारे पास n अवयव हैं, तो ए से बी में कुल संबंध कितने होंगे? जल्दी से मुझे बताओ। तो यहां पर संख्या क्या होगी कुल संबंधों की? भैया 4 ऑप्शन है आपके पास, देखते हैं आपको यहां पर रिवाइज है कि नहीं है। फटाफट से मुझे इसका आंसर बताओ। अच्छा, आपको फिर मैं और भी बेहतरीन बातें बताता हूं। क्या? सुनो ध्यान से, यहां पर महत्वपूर्ण बातें क्या हैं कि भैया ए समुच्चय में हमारे पास m अवयव थे और बी समुच्चय में हमारे पास n अवयव थे। तो आपको क्या समझना है कि अगर देखो, अब 4 बातें आपको समझनी है। 4 बातें कौन कौन सी? 4 बातें आपको यह समझनी है कि अगर संबंध ए समुच्चय से बी समुच्चय में जा रहा है तो कुल संबंध कितने होंगे? तब भैया आपको यहां पर सूत्र याद रखना है, 2 की घात। भैया ए में कितने अवयव थे? ए समुच्चय में कितने अवयव थे? तो आप कहोगे m, तो 2 की घात m। और बी समुच्चय में कितने अवयव थे? तो आप कहोगे n। तो यहां पर 2 की घात m इंटू n, मतलब ये वाला ऑप्शन सही होगा, काम खत्म। अच्छा, अब मान लो यहां पर अगर मान लो संबंध b से a में जा रहा होता, बी समुच्चय से ए समुच्चय में जा रहा होता, तब भैया कुल संबंध कितने होते? तब हमारे पास कुल संबंध यहां पर 2 की घात। अब यहां पर देखो बी में कितने अवयव हैं? तो आप कहोगे n अवयव हैं, n। बी में हमारे पास n अवयव हैं और ए में हमारे पास m अवयव हैं। तो 2 की घात n इंटू m, यानी कि 2 की घात m इंटू n सेम है। संबंध अगर ए से बी में जाएगा या बी से ए में जाएगा, कुल संबंधों की संख्या हमारे पास ये होगी। ट्विस्ट कहां पर आता है? नई बात आप कहां पर सीखते हो? नई बात यहां पर सीखते हो कि अगर संबंध ए से ए में जा रहा है तो भैया कुल संबंध हमारे पास कितने होंगे? तो आप यहां पर देखोगे 2 की घात, ए समुच्चय से संबंध निकल रहा था, ए समुच्चय में m अवयव हैं, और वैसे ही किस समुच्चय में संबंध जा रहा था? ए समुच्चय में ही संबंध जा रहा था, मतलब 2 की घात m इंटू m, यानी ये हो जाएगा 2 की घात m स्क्वायर। यस। अच्छा, वैसे ही चौथी चीज, जैसे मान लो संबंध अगर बी समुच्चय से बी समुच्चय में जा रहा होता तो कुल संबंध कितने होते? तो आप यहां पर कहते कि भैया बी समुच्चय से संबंध निकल रहा है, तो बी समुच्चय में n अवयव, तो यहां पर n लिखते आप। फिर यहां पर बी समुच्चय में संबंध जा रहा है तो भैया इसमें भी n अवयव, तो कुल संबंध होते 2 की घात n स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है भैया? कुल संबंधों की संख्या। यहां 2 की घात mn, यहां 2 की घात nm या mn, दोनों बराबर हैं। यहां पर 2 की घात m स्क्वायर, यहां पर 2 की घात n स्क्वायर। तो अगर मजा आई हो तो जल्दी से चैट पे लिखो यस सर। अगर मजा आई हो ये देखकर तो जल्दी से चैट पे लिख दो बाबू लोग यस सर, फिर हम आगे चलते हैं। यस, फटाफट से दोस्त। तो जल्दी से अगर मजा आ गई हो तो यहां पर हम लोग आगे चलते हैं। तो भैया ये वाला हमारे पास आंसर सबसे सटीक होगा, मतलब 2 की घात mn यहां पर आंसर होगा। ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो बी ऑप्शन सही है। हाँ, 90% बच्चों ने, गौरव सरकार, अभिषेक, आयुष, श्री श्रीवास्तव, अनुज, विशाल, जय, आयुष, निक्कू, यश। चलो बेहतरीन। एक सवाल मैं आपको और करवाता हूं, फटाफट से आ जाओ। एक सवाल मैं आपको और करवाता हूं। एक बच्चा कह रहा था सर यहां पर हमें रिवाइज करवा दो, क्या होता है स्वतुल्य संबंध, क्या होता है सममित, और क्या होता है संक्रमक। तो ध्यान से देखना, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। क्या? यस सर, यस सर, यस सर। क्या बात है भाई, क्या बात है। सैल्यूट है यार आप लोगों, क्या बात है भाई। बहुत शानदार बच्चे हो यार आप लोग। लिटरली आपको मतलब मैं क्या बताऊं यार, मन की बात कहना चाहता हूं, 2 मिनट से लेना बस। बहुत खुश हूं यार, आप लोग ना इतने मजेदार तरीके से पढ़ते हो कि लिटरली लास्ट ईयर का बैच भी इतना अच्छा था और इस ईयर का बैच भी इतना अच्छा है भाई कि भाई मतलब रिजल्ट आएगा। मतलब मैं यही कहूंगा कि जब रिजल्ट सेलिब्रेशन हो तो प्लीज यार आप लोग भी इसको लाइव देखना, यूट्यूब पे आएगा या फिर आ जाना जहां पर भी मीटअप हो हमारा,
रिजल्ट सेलिब्रेशन का। मजा आ जाएगी यार आप लोगों से मिलकर, लिटरली इतने अच्छे बच्चे हो आप लोग। तो जैसे एक बच्चे ने कहा कि सर एक बार रिवाइज करवा दो, क्या होता है स्वतुल्य संबंध, क्या होता है सम्मित, क्या होता है संक्रमण। तो भाई आपकी बातें, आपके डाउट सर आंखों पर, आप हो तो मैं हूं। अब देखो स्वतुल्य संबंध क्या होता है। तो स्वतुल्य संबंध का मतलब है जैसे हमारे पास ए समुच्चय था, ए समुच्चय में 3 अवयव हैं 1 2 3। तो यहां पर मान लो अगर संबंध जा रहा था ए समुच्चय से ए समुच्चय में, तो यहां पर सबसे आवश्यक यह है कि अगर यहां पर 1 पाया जा रहा था तो यहां पर 1,1 होना चाहिए। अगर यहां पर 2 पाया जा रहा था तो यहां 2,2 होना चाहिए। अगर यहां 3 पाया जा रहा था तो यहां 3,3 होना चाहिए। मतलब ये 3 तो होने ही चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ भी हो जाता है तो हम कहेंगे हमें उससे मतलब नहीं है, यह स्वतुल्य हो चुका है पहले ही। हमें फोकस कहां करना है, अगर यहां 1 है तो 1,1 पे, अगर यहां 2 है तो 2,2 पे, अगर यहां 3 है तो 3,3 पे। अब मान लो किसी बच्चे ने क्या किया, गलती से 3,3 नहीं लिखा, ए समुच्चय में 3 उपस्थित था लेकिन भैया संबंध में 3,3 नहीं था, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह स्वतुल्य नहीं होगा। अच्छा, दूसरी भाषा में आपको यह समझना है कि भैया x, x रिलेशन में पाया जाना चाहिए जिससे यह हमारे पास क्या हो पाए, स्वतुल्य। यहां पर x, x रिलेशन में पाया जाना चाहिए जिससे यह हमारे पास क्या हो पाए, स्वतुल्य हो पाए। वैसे ही सम्मित की बात करें तो मैं आपको यह समझा रहा था कि यदि x, y रिलेशन में पाया जा रहा है, अगर यह पाया जा रहा है, देखो मैं लिख देता हूं, अगर ये पाया जा रहा है, अगर ये पाया जा रहा है, ठीक है, और अगर ये पा लिया गया, अब समझना ध्यान से, अगर ये पाया जा रहा था और अगर ये पा लिया गया, अगर ये पा लिया गया, तो हम क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे कि हमारे पास संबंध कैसा हो जाएगा, हमारे पास संबंध यहां पर सम्मित हो जाएगा, काम खत्म। संबंध हमारे पास क्या हो जाएगा, संबंध हमारे पास सम्मित हो जाएगा, काम खत्म। बात समझ में आ रही है। तो अगर x, y संबंध में पाया जा रहा था, हम क्या कहेंगे, x, y अगर संबंध में पाया जा रहा था, तो अगर संबंध में y, x पा लिया गया तो हम कहेंगे वो सम्मित हो जाएगा, काम खत्म। जैसे आप यहां पर उदाहरण देखो, एक ए समुच्चय था 1 2 3, संबंध कुछ इस प्रकार से बनाया 1,1, 1,2, 2,1, 3,2, 2,3। हमें 1,1 से मतलब नहीं है, क्यों, 1,1 का उल्टा करोगे तो भैया 1,1 ही आएगा। अब यहां पर बारी किसकी है, बारी है 1,2 की। 1,2 का उल्टा होता है 2,1, मतलब 1,2 पाया जा रहा था तो 2,1 पा लिया गया, मतलब यह हमारे पास क्या है, एक तरीके से सम्मित है। फिर 3,2 पाया जा रहा था तो 2,3 भी पा लिया गया, इसका मतलब यह सम्मित है। अच्छा, लेकिन यहां पर ध्यान से देखो, इस वाले संबंध में 1,1 पाया जा रहा था, हमें इससे मतलब नहीं है, 2,2 से मतलब नहीं है। यहां 2,1 पाया जा रहा था तो 1,2 पा लिया गया, मतलब सम्मित है। 3,2 पाया जा रहा था, लेकिन हम क्या कहेंगे, लेकिन भैया 3,2 पाया जा रहा था, 2,3 कहां पाया जा रहा है, तो भैया 2,3 संबंध में नहीं पाया जा रहा है, इसका मतलब यह संबंध सम्मित नहीं है। एक गलती, अब ध्यान से देखो, ये जो हमारे पास जोड़ा था, ये जोड़ा क्या कर रहा था, ये जोड़ा सम्मित बना रहा था संबंध को, लेकिन यहां पर एक गलती हमने पाली और एक गलती जैसे ही हमको मिली, हमने क्या बोला, भैया ये सम्मित नहीं है। मतलब आप समझ रहे हो, जिंदगी में आप इतने अच्छे काम कर लो, आप जिंदगी में 1,00,000 अच्छे काम कर लो, अगर एक आपसे कोई गलत काम हो गया तो लोग आपको कहेंगे कि यार कितना बुरा आदमी है। जैसे मैं आपको बहुत जीता जाता एग्जांपल समझाता हूं, अगर आप सोशल मीडिया चलाते होगे तो समय रैना को आप जानते होगे, बहुत ही अच्छे कॉमेडियन हैं। हाँ, थोड़ा सा उनकी भाषा उतनी अच्छी नहीं है जो हम लोग सुन पाए या माता पिता लोग सुन पाए, बट वो कॉमेडियन है। उनका एक शो चलता था, इंडियाज गॉट लेटेंट। इंडियाज गॉट लेटेंट में क्या हुआ आप जानते होंगे, वहां पर एक बियर बाइसेप करके एक बहुत ही फेमस पर्सन है, मतलब रणवीर अलाहाबादिया। उन्होंने एक बहुत ही वल्गर क्वेश्चन पूछा। वल्गर क्वेश्चन का मतलब है बहुत ही ऐसा प्रश्न पूछा जो शायद कोई भी ना सुन पाए, ना मैं सुन पाऊं, ना आप लोग सुन पाओ। आप लोग इस इंसिडेंट से आप वाकिफ होंगे। तो वहां पर क्या हुआ था, अब सोचो, रणवीर अलाहाबादिया मतलब जो बियर बाइसेप थे, वो 10 साल से सोशल मीडिया पे थे, लोगों को योगा सिखा रहे थे, अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे थे, पॉडकास्ट में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे लोगों से। उन्होंने लाख अच्छे काम किए,
लेकिन एक गलती उनसे हो गई तो उनके ऊपर एफआईआर हो गई, उनको जेल में बंद करने के लिए बात करी गई। मतलब आप समझ रहे हो, लोगों की हजार अच्छी बातें छुप जाती हैं एक गलत बात के आगे। वैसे ही ये चीज है कि भले ही ये जोड़ा सम्मित बना रहा था संबंध को, लेकिन इस जोड़े ने क्या किया, मतलब इस अवयव ने क्या किया, इसको गलत बना दिया कि सम्मित नहीं है। क्यों? 3,2 संबंध में पाया जा रहा था, लेकिन 2,3 नहीं पाया जा रहा है, इसका मतलब ये सम्मित नहीं होगा। तो ऐसे ही आपको याद करना है कि भैया लाख अच्छाई हो किसी चीज में, किसी संबंध में, बहुत सारे जोड़े ऐसे हैं जो इसको सम्मित बना रहे हैं, लेकिन अगर एक ऐसा अवयव निकला जो इसको संबंध में भैया सम्मित नहीं बना रहा है, तो इसका मतलब यह सम्मित नहीं है। यस यस लखेरू जी, हाँ पूछा क्या था, मैं नहीं पूछ सकता आपसे वरना मेरी नौकरी चली जाएगी और बहुत ज्यादा समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक है, यस अच्छा, आई अंडरस्टैंड सर, आप आगे पढ़ाइए। अच्छा ठीक है, यस एक मिनट रुको जरा, हाँ वेरी गुड। एक बच्चे ने कहा गलती खोजो, यस तो हम लोग यहां पर गलती खोजो अभियान ही चलाएंगे कि हमें गलती खोजनी है। बस एक गलती हमें मिल जाएगी, हम कहेंगे ना ये सम्मित है, ना ये हमारे पास स्वतुल्य है, ना हमारे पास ये संक्रमक है। मतलब एक गलती पूरे इंसान को भैया गलत बना देती है, वैसे ही एक गलती पूरे संबंध को रोक देगी कि वो सम्मित नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा, संक्रमक नहीं होगा। अच्छा, वैसे ही यहां पर संक्रमक संबंध को समझो, तो संक्रमक संबंध क्या कहता है। अब देखो बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं आके कि सर यहां पर y, z का क्या मतलब है। तो मैं आपसे यह कहूंगा कि यदि संबंध में x, y पाया जा रहा था और संबंध में y, z पाया जा रहा था, अब ध्यान से देखो, z हमें अपने मन से मानना पड़ेगा कि भैया वो समुच्चय A में पाया जा रहा था और y और z आपस में संबंधित थे। अभी अपने मन से मानना है क्या कि एक्स वाई संबंध में पाया जा रहा था और y, z भी संबंध में पाया जा रहा है। मैं चैट क्लोज कर दूं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों की डिमांड है सर प्लीज चैट ऑफ कर दीजिए। लो भाई जैसा आप कहो। तो अब जरा ध्यान से सुनना, यहां पर हमसे कहा जा रहा था कि भैया संबंध में x, y पाया जा रहा है, तो हम क्या मानेंगे, हम ये मानेंगे कि x, y पाया जा रहा है और y, z पाया जा रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम सर? क्योंकि आप ये समझो कि भैया y पे ये खत्म कर रहा है, तो हमें कोई ऐसा अवयव सोचना है जो y पे शुरू करे। तो हमने क्या सोचा कि भैया x, y का मतलब है कि y पे ये खत्म हो रहा था अवयव, तो हमने एक ऐसा अवयव लिया जो भैया y पे शुरू करे। तो आप ये समझे कि x, y संबंध में पाया जा रहा था, y, z संबंध में पाया जा रहा था। तो हमें ढूंढना क्या है, हमें यहां पर यह ढूंढना है कि भैया y और y तो गायब हो गए, यहां बचा x, यहां बचा z। तो अगर हमने ये ढूंढ लिया कि संबंध में x, z पाया जा रहा है, तो हम कहेंगे ये संबंध हमारे पास संक्रमक है, काम खत्म। जैसे उदाहरण के लिए बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास, खैर मैं अभी इस पे नहीं आता हूं, मैं एक प्रश्न आपको करवाता हूं, फटाफट ध्यान से समझना। एक प्रश्न मैं आपको यहां पर जल्दी से करवाता हूं, अब ध्यान से समझो। जैसे ये प्रश्न है हमारे पास कि भैया सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास एनसीईआरटी का प्रश्न है। एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, तो अब जरा बेसिक सी बातों को समझना। क्या कि यहां पर हमारे पास सिद्ध कीजिए कि हमारे पास एक समुच्चय है। अब समुच्चय क्या है हमारे पास? समुच्चय है भैया 1 2 3। अच्छा, इस समुच्चय में अब केवल एक ही समुच्चय हमको दिया गया है, तो हम यह मानेंगे कि संबंध इसी समुच्चय से निकल रहा है और इसी समुच्चय में जा रहा है। मतलब अगर हम इस समुच्चय को ए समुच्चय मान लेते हैं, तो संबंध किस समुच्चय से निकल रहा है? ए से। और किस समुच्चय में जा रहा है? ए में। तो संबंध ए से ए में जा रहा है। संबंध क्या है हमारे पास? संबंध है हमारे पास 1, 1 और भैया 2, 1। अब जरा ध्यान से समझो, आप यहां पर यह समझे कि भैया माना कि जो ए समुच्चय है वो क्या था? 1 2 3, और ए समुच्चय से ए समुच्चय में एक संबंध जा रहा है और उस संबंध का नाम क्या है बच्चा? उस संबंध का नाम है 1, 2। मतलब उस संबंध में क्या क्या उपस्थित है? 1, 2 और 2, 1। तो 1, 2 हो गया, 2, 1 हो गया। अच्छा एक बात बताओ, क्या यह स्वतुल्य है? अब देखो ध्यान से देखो, क्या यह स्वतुल्य है? तो आप कैसे पहचानोगे कि यह स्वतुल्य है कि नहीं? तो स्वतुल्य के लिए आपको यह समझना है कि भैया समुच्चय में एक पाया जा रहा था, तो 1, 1 समुच्चय में पाया जाना चाहिए। मतलब यहां पर 1, 1 उपस्थित नहीं है। वैसे उपस्थित तो 2, 2 भी नहीं है,
और उपस्थित तो 3,3 भी नहीं है, तो इसका मतलब यह स्वतुल्य नहीं है। अच्छा, जैसे आपसे कोई पूछ ले कि भैया क्या ये सममित है, तो आप क्या कहोगे कि भैया सममित के लिए हम यहां पर संबंध को देखेंगे। यहां 1,2 पाया जा रहा था, तो 1,2 का उल्टा क्या होगा, 2,1। तो 1,2 का उल्टा होगा 2,1। तो भैया 1,2 पाया जा रहा था तो 2,1 भी पा लिया गया, मतलब यह सममित है। या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 2,1 संबंध में पाया जा रहा था, तो इसका भैया उल्टा 1,2 भी पा लिया गया, मतलब यह सममित है। अब जरा ध्यान से देखो, क्या यह संक्रमक है? तो आप यहां पर क्या सोचोगे, क्या कहोगे, क्या बोलोगे कि भैया यह संक्रमक नहीं है। क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो, 1,2 संबंध में पाया जा रहा था, वैसे ही 2,1 भी संबंध में पाया जा रहा था। अब आप समझ गए। अब आप क्या समझे, यहां पर यह खत्म कर रहा है 2 पर और यह शुरू कर रहा है 2 पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भैया यहां पर 1 और यहां पर 1, मतलब 1,1 संबंध में पाया जाना चाहिए था, जिससे यह संक्रमक हो पाए, लेकिन 1,1 संबंध में नहीं है। इसका मतलब यह संक्रमक नहीं है। अच्छा, दूसरे तरीके से बच्चे यह सोच सकते थे कि क्यों ना हम 2,1 को पहले लिखें। ऐसे भी सोचना सीखो कि हम 2,1 को पहले लिखें, 2,1 को हम पहले लिखें, फिर यहां पर 1,2 को हम बाद में लिखें। तो आप यहां पर क्या समझोगे कि यह खत्म हो रहा था 1 पर, यह शुरू हो रहा था 1 पर, तो 1 और 1 तो भाग गए। बचा क्या? यहां बचा 2, यहां बचा 2। संबंध में 2,2 पाया जाना चाहिए था, जिससे यह हो सकता है कि संक्रमक हो जाता, लेकिन 2,2 भी नहीं पाया जा रहा है। यह तो पाया ही नहीं जा रहा था और यह भी नहीं पाया जा रहा है, मतलब यह संक्रमक नहीं है, काम खत्म। तो हमें क्या सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि यह जो हमारे पास संबंध प्रदत्त है यह सम्मित तो है। तो हमने सिद्ध कर दिया भैया सम्मित तो है, लेकिन ना ही स्वतुल्य है ना ही संक्रमक है। सम्मित है लेकिन स्वतुल्य नहीं है, संक्रमक नहीं है। इसके पीछे का कारण आप लिख दोगे। इसके पीछे का कारण क्या है आप देखो, तो कारण हमारे पास यह है कि ना तो 1,1 संबंध में पाया जा रहा है, ना तो 2,2 संबंध में पाया जा रहा है, ना तो भैया 3,3 संबंध में पाया जा रहा है। यह कारण है किसका? यह कारण है स्वतुल्य का। सम्मित है तो कोई बात नहीं। संक्रमक के लिए आप ये कहोगे कि भैया 1,2 2,1 पाया जा रहा था, 1,1 नहीं पाया जा रहा था, तो ये कारण है संक्रमक का। अगर कारण पूछ ले तो कारण भी लिख देना। सिद्ध करना ऐसे ही होता है। एनसीईआरटी के प्रश्न हैं बहुत छोटे छोटे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, जरा ध्यान से समझना। एक बहुत अच्छा प्रश्न है, जैसे ये प्रश्न देखो आप। तो ये प्रश्न क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, हमारे पास एक समुच्चय है 1 2 3, इसमें एक संबंध हमें प्रदत्त है, ये वाला संबंध। तो ये संबंध आप ध्यान से देखो, तो आप सीधे अब कह सकते हो कि क्या ये स्वतुल्य है। तो आप यहां पर क्या देखोगे कि भैया समुच्चय में एक बैठा था, तो 1,1 होना चाहिए, 1,1 है। चलो, मतलब ये स्वतुल्य हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, ये स्वतुल्य हो सकता है। अगर एक भी गलती हमको मिल गई तो लोगों की लाख अच्छाइयां छुप जाती हैं एक गलती के आगे। तो अभी 1,1 है, मतलब ये स्वतुल्य हो सकता है, बट हुआ नहीं है अभी। यहां 2 बैठा है तो 2,2 भी है, मतलब अभी भी स्वतुल्य हो सकता है। लेकिन फाइनली स्वतुल्य कब होगा? जब यहां 3 बैठा था तो संबंध में 3,3 पा लिया जाए, मतलब यह स्वतुल्य है। हाँ, अब यह स्वतुल्य है। इसने कोई गलत काम नहीं किया, इसने जीवन में हमेशा अच्छा काम किया है, इसका मतलब यह बहुत अच्छा आदमी है, मतलब यह स्वतुल्य है। अच्छा, अब बारी आती है सम्मित की। तो सम्मित में मैंने आपको समझाया था कि कभी भी आप 1,1 2,2 3,3 को नहीं देखेंगे, मतलब जो सेम वाले हैं ना, सेम मतलब एक समान, 1,1 2,2 3,3 4,4, आप उसको नहीं देखेंगे। देखोगे किसको? जो अलग अलग है। जैसे यहां पर आप देखो 1,2 है, तो अब आपके दिमाग में क्या आया कि भैया संबंध में 1,2 तो पाया जा रहा था, है ना, परंतु इसका उल्टा, तो 1,2 का उल्टा क्या होता है? 2,1। क्या वो संबंध में पाया जा रहा है? तो आपने कहा यह संबंध में नहीं पाया जा रहा है। गलती मिल गई हमको, एक गलती ने इसको सम्मित होने से रोक दिया।
तो 1,2 तो संबंध में पाया जा रहा था, 2,1 संबंध में नहीं पाया जा रहा है, मतलब यह सम्मित नहीं है। कारण हो गया, कारण या दूसरा कारण भी आप लिख सकते हो। दूसरा कारण क्या है कि भैया संबंध में 2,3 पाया जा रहा था, संबंध में 2,3 पाया जा रहा था, परंतु यस, इसका उल्टा करो तो 3,2 होगा। 3,2 नहीं पाया जा रहा है संबंध में, मतलब यह सम्मित नहीं होगा। वैसे एक गलती हमको मिल जाती तो हम कहते भैया ये हमारे पास सम्मित नहीं है, लेकिन अब तो यहां दो गलतियां हो गई, तो भैया ये कतई सम्मित नहीं होगा। अच्छा, अब बारी आती है संक्रमक की। तो संक्रमक में आप ये देखोगे, पहले तो कोई दो ऐसे अवयव ढूंढो जो पहला वाला जिस पे खत्म हो रहा हो, दूसरा वाला उस पे शुरू हो रहा हो। जैसे आप यहां पर देखो, सेम वालों को नहीं देखना है। यहां था 1,2, यहां था 2,3, तो आपने ये कहा कि भैया संबंध में 1,2 पाया जा रहा है और 2,3 भी संबंध में पाया जा रहा है, मतलब ये जिस पे खत्म कर रहा है ये उसी पे शुरू हो रहा है। तो ये दोनों तो भाग गए, तो बचा क्या? यहां बचा 1 और यहां बचा 3। आपको हमेशा 1,3 ढूंढना है। बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाते हैं, वो कहते हैं सर हम 3,1 क्यों नहीं ढूंढेंगे? तो दोस्त, नियम ये कहता है कि 1,2 लिखा है, 2,3 लिखा है, तो दो तो गायब हो गए। अब यहां पहले कौन था? 1, और यहां बाद में कौन है? 3। तो आप यहां पर ढूंढोगे 1,3 को, क्या यह संबंध में पाया जा रहा है? तो भैया हमने पूरा संबंध देख लिया, 1,3 नहीं पाया जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? ये हमारे पास भैया संक्रमक नहीं है। कारण ये है। तो इस तरह से ये स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है, संक्रमक भी नहीं है। तो हमें क्या सिद्ध करना था कि भैया ये स्वतुल्य तो है, परंतु ना तो सम्मित है ना ही संक्रमक है। हमने भैया सिद्ध कर दिया है, पहले ही काम खत्म, है ना। जैसे एक प्रश्न और देखो आप, तो यहां पर आपको यह समझ में आएगा कि भैया ये हमारे पास क्या है। चलो जल्दी से अब मैं आपसे यहां पर भैया पूछना चाहूंगा कि अब क्या आप यहां पर बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से आप लोग बता दो। यस बच्चा लोग। सर बट 1,1 और 2,1 हो तो 1,1 होगा ना? नहीं, ध्यान से समझो आप। 1,1 2,1, अब यहां पर हम इसमें संक्रमकता कैसे ढूंढेंगे? हम इसमें संक्रमक संबंध के लिए कैसे ढूंढेंगे? ये खत्म हो रहा है 1 पे, ये शुरू हो रहा है 2 पे, नहीं समझे? तो जब हम संक्रमक संबंध की बात करते हैं तो वो खत्म होना चाहिए जिस अवयव पे, दूसरा अवयव उसी पे चालू होना चाहिए, तब हम संक्रमक की बात करते हैं, है ना। इस वजह से दीपांशु सर जो क्वेश्चंस कल दिए थे वो सॉल्व करवा दीजिए। बिल्कुल करवाता हूं सर जी। एक बार तत्समक का भी उदाहरण बता दीजिए रोस्टर रूप में। देखो दुष्यी राणा जी, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लो हमारे पास एक समुच्चय था 1 2 3, एक हमारे पास समुच्चय था 1 2 3, तो तत्समक संबंध क्या होगा? जब उसमें केवल 1,1 2,2 3,3 पाया जाए, मतलब जब केवल खुद का संबंध खुद से होगा तब हम कहेंगे वह संबंध तत्समक है, वरना हम कहेंगे वो तत्समक नहीं है। देखो तत्समक संबंध बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है अगर कोई और आ जाए उसके पास। जैसे 1,1 2,2 3,3 है, ठीक है, लेकिन जैसे ही 1,2 आ गया तो ये स्वतुल्य तो होगा संबंध, बट तत्समक नहीं होगा। तो ये तत्समक संबंध का भैया उदाहरण था, ठीक है। चलो सर इसको एग्जाम में इसी तरह सॉल्व करेंगे। यस चंद्र प्रकाश जी। सर क्वेश्चंस में तो पहले से ही आंसर है, हम कैसे आंसर लिखें? गौरव जैसे मैं बता रहा था वैसे ही आंसर लिखना है। वैसे इतने सरल प्रश्न नहीं आएंगे, बट अगर आ जाएं तो आप ऐसे डाल के कारण कि भैया क्यों स्वतुल्य नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सम्मित, क्यों नहीं होगा संक्रमक, आप कारण सहित लिख देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नंबर पूरे मिलेंगे। संक्रमक मैं आपको बता चुका हूं अनुष्का जी कि अगर संबंध में A, B पाया जा रहा था और संबंध में B, C पाया जा रहा है, तो ये जिस पे खत्म हो रहा है ये उस पे शुरू हो रहा है, मतलब ये दोनों गायब हो गए। तो संबंध में A, C भी पाया जाना चाहिए जिससे ये क्या हो पाए? संक्रमक। अगर मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा है तो भैया संक्रमक नहीं होगा। और फिर हम गलतियां खोजेंगे। अगर कोई अवयव हमें नहीं मिला तो इसका मतलब वो भैया हमारे पास संक्रमक नहीं होगा, ठीक है। चलो सर क्या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़े बिना हम डिफरेंशिएशन पढ़ सकते हैं? नहीं अनन्या, पहले आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ना पड़ेगा। सर समझ में नहीं आया। अंकित क्या नहीं समझ में आया? ये वाला ध्यान से देखो। अगर यह संबंध स्वतुल्य होता तो इसमें 1,1 2,2 3,3 पाया जा रहा होता, लेकिन कोई भी अवयव नहीं पाया जा रहा है, मतलब यह स्वतुल्य नहीं है। अब यहां पर 1,2 पाया जा रहा था तो इसका उल्टा है 2,1। 1,2 पाया जा रहा था, 2,1 पा लिया गया, मतलब यह सम्मित है। अब ध्यान से देखो 1,2 पाया जा रहा था, 2,1 पाया जा रहा था,
ये खत्म किस पे है? 2 पे, ये शुरू है 2 पे, तो 1,1 संबंध में पाया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं पाया जा रहा है, तो संक्रमक नहीं होगा। ये छोटे छोटे उदाहरण है जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। सम्मित सर फिर से बता दीजिए, मैं आपको यहां पर समझाता हूं, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया यहां देखो। समुच्चय क्या था? 1 2 3 4। तो अब जरा ध्यान से समझना, यहां पर स्वतुल्य संबंध के लिए हम क्या खोजेंगे कि यहां पर 1 था तो यहां पर 1,1 होना चाहिए, तो 1,1 है। यहां पर 2 था तो यहां पर 2,2 होना चाहिए था, जो कि है। यहां पर 3 था तो यहां पर 3,3 होना चाहिए। यहां 4 था, यहां 4,4 होना चाहिए। अब बारी आती है सम्मित की, तो यहां 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, लेकिन 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है। अगर 2,1 नहीं है तो हम कहेंगे यह सम्मित नहीं है, स्वतुल्य है। यह हमारे पास स्वतुल्य है लेकिन सम्मित नहीं है। उसके पीछे का कारण क्या है? कारण यह है कि संबंध में 1,2 पाया जा रहा था लेकिन 2,1 नहीं पाया जा रहा है। अच्छा, वैसे ही संक्रमक के लिए देखोगे अगर आप, तो भैया सम्मित नहीं है, काम खत्म। संक्रमक के लिए तो आप यहां पर 1,1 2,2 ये सब नहीं देखोगे। आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि यहां 1,3 था, यहां 3,2 था। ये खत्म हो रहा है 3 पे, ये चालू हो रहा है 3 पे, तो हमें ढूंढना है संबंध में कि 1,2 मिल जाए। 1,2 पाया जा रहा है। अच्छा, फिर हम ये देखेंगे कि भैया कोई ऐसा अवयव जो किसी पे खत्म हो रहा हो, किसी पे चालू हो रहा हो। तो हमने ये देखा कि भैया यहां पर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है? 1,3 और ये क्या है? 1,2। अच्छा, मतलब यहां पर कुछ नहीं बनना, यहां पर कुछ नहीं बनना। तो मेरे हिसाब से यह संक्रमक भी होगा। यह सवाल मैं पहले करवा चुका हूं। यह संक्रमक स्वतुल्य होगा, मतलब आर क्या है हमारे पास? स्वतुल्य है और संक्रमक है, किंतु सम्मित नहीं है। तो ऐसे प्रश्न आपको बहुत ज्यादा क्लियर करते हैं कि क्या होता है स्वतुल्य, क्या होता है सम्मित, क्या होता है संक्रमक। बात अगर समझ में आ गई हो तो जल्दी से लिखो यस सर। 60% बच्चों ने आंसर किया है। गौरव, श्री, राधा, सुजल, श्याम, वेदांत, रघुवीर, अंश, आयुषी, आशु। फिर मैं आपको और बढ़िया प्रश्न करवाता हूं एनसीईआरटी के। बात समझ में आ गई हो तो लिखो जल्दी से यस सर। फिर हम लोग बढ़िया बढ़िया भैया प्रश्न यहां पर देखते हैं। आ जाओ भाई फटाफट, जल्दी से आ जाओ भाई फटाफट। जैसे एक प्रश्न हमारे पास ये है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए। अब देखो ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है। ये एनसीईआरटी का प्रश्न क्या कहता है हमसे? ये एनसीईआरटी का प्रश्न कहता है कि भैया ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना संक्रमक हो। एनसीईआरटी है ये। क्या है? एनसीईआरटी। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखना, एक बहुत आपको मजेदार प्रश्न करवाता हूं, है ना सर? अब बस करो, बाद में पढ़ाना। अरे चपड़ गंजू, अभी भी तो शुरुआत हुई है दोस्त। अब जरा ध्यान से समझो, एक बहुत मजेदार प्रश्न मैं आपको करवाता हूं। आओ जरा ध्यान से समझो, एक बहुत मजेदार प्रश्न क्या है? आ जाओ भाई फटाफट से आ जाओ। मजेदार प्रश्न यहां पर एक मैं आपको बिल्कुल मजेदार प्रश्न करवाता हूं जो आपको भैया बहुत मजा देने वाला है। मतलब आप कहोगे सर इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आप इस प्रश्न को देखने के बाद ये कहोगे सर इस प्रश्न के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था जिस तरह से आपने इसको बताया है। देखो क्या कि मान लो हमारे पास एक समुच्चय है ए जिसमें 3 लोग बैठे हैं। मान लो 1 बैठा है, 2 बैठा है, 3 बैठा है, और संबंध हमारे पास ए समुच्चय से ए समुच्चय में जा रहा था। ठीक है, हमने यहां पर संबंध लिया केवल और केवल 1,2। हमने संबंध क्या लिया? यहां पर 1,2 लिया। ठीक है, मैंने आपसे पूछा यह संबंध कैसा है। मेरा प्रश्न यह है कि यह संबंध कैसा संबंध है? यह संबंध कैसा संबंध है? ठीक है, तो यहां पर ध्यान से समझना। सबसे पहला यहां पर ऑप्शन है कि भैया यह हमारे पास स्वतुल्य संबंध है। दूसरा ऑप्शन मैंने यहां पर कहा कि यह हमारे पास सम्मित संबंध है। फिर तीसरा मैंने आपको कहा कि यह हमारे पास संक्रामक संबंध है। या चौथा मैंने आपसे कहा कि भैया इनमें से कोई नहीं। इतना गजब का प्रश्न है कि मैं यहां पर बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा हूं कि आप सही आंसर नहीं लगा पाओगे। इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
चलो मैं यहां पर चैट ओपन करता हूं, आप सवाल समझ गए होंगे। एक हमारे पास समुच्चय है 1 2 3, एक संबंध है ए समुच्चय से ए समुच्चय में जा रहा है, और भैया संबंध है यहां पर जिसमें केवल एक अवयव है 1,2। तो यह संबंध कैसा संबंध है? चलो मैं आपको 90 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, चलो 90 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, 90 सेकंड का टाइम, जल्दी से मुझे बताओ यह संबंध कैसा संबंध है। मैं 90 सेकंड का समय आपको दे रहा हूं। चलो तो आप ही लोग थोड़ा सा बता दो दोस्त, है ना? यस, हाँ डाउट देख लेते हैं। गुड, डाउट, यस सर सिमेट्रिक रिलेशन बता दीजिए एक बार और प्लीज। देखो निहाल, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि अगर रिलेशन में 1,2 पाया जा रहा है तो 2,1 भी रिलेशन में पाया जाए जिससे वो सिमेट्रिक बन पाए। मतलब अगर हम देखें तो x, y अगर रिलेशन में पाया जा रहा है तो भैया y, x भी रिलेशन में पाया जाए जिससे वह रिलेशन सिमेट्रिक बन पाए। बात समझ में आ रही है? सर संक्रमक की 2 कंडीशन होती हैं, प्लीज दूसरी बताइए। नहीं, संक्रमक की यही कंडीशन है कि अगर संबंध में x, y पाया जा रहा है, y, z पाया जा रहा है, तो संबंध में x, z भी पाया जाना चाहिए जिससे वह संबंध संक्रमक हो पाए। जैसे अब यहां पर इसमें सवाल है कि सर जी इसमें संक्रमक नहीं समझ में आया, प्लीज टेल। तो श्रद्धा प्रजापति जी आप यह समझिए कि 1,3 पाया जा रहा था, 3,2 पाया जा रहा था, ये खत्म हो रहा था 3 पे, ये शुरू हो रहा था 3 पे, तो हमने इन दोनों अवयवों को उठाया और फिर यहां से 3 हटाया, यहां से 3 हटाया, यहां बचा 1, यहां बचा 2, हमने ढूंढा क्या 1,2 संबंध में पाया जा रहा है। तो हमने कहा हां भैया 1,2 संबंध में पाया जा रहा है, इसका मतलब ये संक्रमक है। संक्रमक की शर्त क्या है कि अगर संबंध में a, b पाया जा रहा है और फिर हमने ये देखा कि ये जिस पे खत्म हो रहा है, b पे खत्म हो रहा है, उसी से एक अवयव और चालू हो रहा है, मान लो b, c। अब मान लो ये पाया गया, ये पाया गया, अब ये b पे खत्म हो रहा था, ये b पे शुरू हो रहा था, तो हम संबंध में ये ढूंढेंगे कि भैया b और b तो हट गए, यहां बचा a, यहां बचा c, तो हम संबंध में ये ढूंढेंगे कि क्या भैया a, c रिलेशन में पाया जा रहा है। अगर ये पा लिया गया तो संक्रमक, नहीं पाया गया तो संक्रमक नहीं है। ठीक है श्रद्धा जी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर अगर 1,1, 2,2, 3,3 और 4,4 नहीं है तो स्वतुल्य होगा? नहीं। अगर अमन जी यहां पर समुच्चय में 1 2 3 4 उपस्थित हैं, अगर 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है और 4,4 नहीं है तो स्वतुल्य नहीं होगा। नियम यह कहता है कि 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 भी होना चाहिए। सारे के सारे अवयव जितने समुच्चय में उपस्थित हैं उन सभी के यहां पर खुद के साथ संबंध होना चाहिए। जैसे मान लो समुच्चय में होता है 1 2 3 4 5, तो 1,1 भी होना चाहिए था, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, जिससे समुच्चय स्वतुल्य हो जाता है ना। कोई भी अगर नहीं है तो हम कहेंगे भैया स्वतुल्य नहीं है। सर यदि a, b है और b, c हो तो संक्रमक होगा ना? वही मैं आपको बता रहा हूं शिव जी, अभी वही सवाल दिया है मैंने। सर संक्रमक क्यों नहीं हो सकता? ध्यान से समझो, अगर संबंध में a, b, c पाया जा रहा है तो a, c भी पाया जाना चाहिए जिससे वो संक्रमक हो पाए। सवाल करवाऊंगा तब समझ में आएगा। सर संक्रमक में ABC भी कंडीशन होती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर और मैं सभी के आंसर देता हूं पर फर्स्ट रैंक नहीं आ रही है, कितना जल्दी दूं, टॉप 20 में ही रह जाता हूं। राज जी हम यहां पर आपस में कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, सब अभी क्या है, भाई हैं बहन हैं। हम कंपटीशन करेंगे उन 22 लाख बच्चों से जो भैया 2027 के पेपर में बैठने वाले हैं, और वहां कंपटीशन आपका हाई होना चाहिए। यहां पर आप अगर आ रहे हो टॉप 20 में तब भी अच्छी बात है ना, बहुत सारे बच्चे यहां पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलो चलो। यस सर लाइव क्लास में भी मेरे पास कमेंट आ रहा है। अच्छा सर मैट्रिक्स कब पढ़ाओगे? आगे पढ़ाऊंगा। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ संक्रमक संबंध? अनामिका समझा चुका हूं मैं आपको। अनामिका संक्रमक संबंध का मतलब है अगर a, b पाया जा रहा है, b, c पाया जा रहा है तो भैया a, c भी संबंध में पाया जाना चाहिए। ठीक है, चलो ओके, चलिए भाई चलिए। अब जरा ध्यान से समझो, यहां पर आपको यह समझना है, यहां पर आपको यह समझना है कि भैया ये संबंध क्या स्वतुल्य है? तो हमने देखते ही मना किया कि ये स्वतुल्य नहीं है। क्यों स्वतुल्य नहीं है? यहां पर 1 था तो संबंध में 1,1 होना चाहिए था, नहीं पाया गया मतलब स्वतुल्य तो नहीं है। वैसे ही 2,2 भी नहीं पाया गया, 3,3 भी नहीं पाया गया। अच्छा अब ये सम्मित भी नहीं है। सम्मित क्यों नहीं है? क्योंकि 1,2 संबंध में पाया जा रहा था,
लेकिन भैया 2,1 संबंध में नहीं पाया गया, जिसकी वजह से यह सम्मित नहीं हो पाया। तो स्वतुल्य और सम्मित तो बहुत आसान है। अब यहां पर बच्चे या तो सी पे टिक लगाएंगे या तो डी पे टिक लगाएंगे। बताओ सही आंसर क्या है, सी की डी? चलो, ए गलत है, बी गलत है, तो अब ये दो हट गए। अब बताओ यहां पर सी की डी। चलो मैं भी तो देखूं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर डी है, डी है। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं डी है। अच्छा चलो मुझे बताओ अब यहां पर सी आंसर होगा कि डी आंसर होगा? तो यहां पर सही आंसर होने वाला है बेवकूफ बनाया तुमको? नहीं, बेवकूफ नहीं बनाया है। नहीं 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 सर, यहां कुछ तो लोचा है सर। नहीं 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 नहीं। यस, वेलकम है आपका न्यू स्टूडेंट। हाँ सर, वो आजकल रील में वो चलता है ना, वो ऐसे बोलते हो अचानक अचानक से लोग रील चल रही होते हैं, अचानक से बोलते हैं ये वाला सेंटेंस बहुत तेजी से, तो वही कर दिया मैंने, है ना। अचानक से। नहीं सर, ये वाला, सर ये वाला कि जो पहले किए थे वो वाला है। हाँ। सर डर लग रहा है? अरे सर मजाक ना करो। अरे हम आपकी कोई भौजी वौजी लगते हैं क्या जो आपसे मजाक करेंगे? हाँ नहीं, ये वाला गलत है, डी वाला नहीं, सी वाला सही है। सर इसके पीछे का रीजन ये है, आप ध्यान से देखो। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको मन मंदिर में बिठा लो। जो मैं बताने जा रहा हूं उसको मन मंदिर में बिठा लो। बात समझ में आ गई? जो मैं मेरे साथ अन्याय हुआ है चपड़गंजू, सुनो ध्यान से। देखो सर रील देखते हैं, अब हम क्या करें? देखो मैथ्स हमको पूरी आती है 11 12 की, हमको 11 12 ही पढ़ाना है। अब मैथ्स पूरी आती है, जे लेवल की भी आती है, एनडीए लेवल की भी आती है। अब हम क्या करें? अब हम किताबों से बहुत पढ़ चुके हैं, हमारे बाल झड़ चुके हैं भैया, हम किताबें बहुत पढ़ चुके हैं। तो अब हम क्या करें? अब हम बढ़िया बैठ के रील देखते हैं। क्लास होती है क्लास लेते हैं, वरना रील देखते हैं। हमको बहुत सारे ट्रेंड पता है। हाँ अब ध्यान से देखो, ये इनमें से कोई नहीं, ये गलत है, सी वाला सही है। क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है? आप यहां पर संबंध को देखो तो यहां पर 1,2 है। अच्छा अब ध्यान से देखो तो संक्रमक संबंध क्या कहता है कि जैसे मान लो यहां पर एक संबंध में लेता 1,2 और 2,3, तो यह संबंध संक्रमक ना होता, यह संबंध संक्रमक ना होता। बात समझ में आ गई? यह संबंध संक्रमक ना होता। लेकिन यह संबंध संक्रमक क्यों ना होता? क्योंकि ये 2 पे खत्म हो रहा है, ये 2 पे चालू हो रहा है। ये 2 पे खत्म, ये 2 पे चालू, तो यहां बचा 1, यहां बचा 3, तो संबंध में 1,3 नहीं पाया जा रहा है। तो हम कारण दे सकते थे कि भैया यह संक्रमक नहीं है, क्योंकि संबंध में 1,3 नहीं पाया जा रहा है। लेकिन अब आप जरा ध्यान से समझो, संबंध हमारे पास क्या है? संबंध हमारे पास भैया सिंपल 1,2 है। अब एक बात बताओ यार, ये 2 पे खत्म हो रहा है, लेकिन कोई ऐसा अवयव है क्या जो 2 पे चालू हो रहा हो? कोई ऐसा अवयव है क्या जो 2 पे चालू हो रहा है? तो हम कहेंगे यार ऐसा कोई अवयव है ही नहीं संबंध में। संबंध में केवल एकमात्र अवयव है 1,2, मतलब कोई ऐसा अवयव है ही नहीं जो 2 से चालू हो रहा हो। इसका मतलब संक्रमक संबंध क्या कहेगा मालूम है? अब हमको हराने के लिए कम से कम 2 अवयव चाहिए होते हैं। जैसे 1,2 है तो आप संबंध में 2,3 रखते या 2,1 रखते, कुछ और रखते। संक्रमक कहेगा कि भैया यस आई एम ऑन टॉप, हम यहां पर संक्रमक होके ही रहेंगे, ये संबंध संक्रमक होके रहेगा। पीछे का कारण यह है कि भैया 2 पे खत्म हो रहा था, लेकिन ऐसा कोई दूसरा अवयव है ही नहीं जो इसको पटक पाए। संक्रमक संबंध को पटकने के लिए 2 अवयव चाहिए कम से कम।
अगर केवल एक अवयव है तो भैया ये संक्रमक हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो याद कर लो इस चीज को कि अगर जैसे यहां पर हमें बताना है कि ये संक्रमक है कि नहीं, तो हम जाएंगे किसकी तरफ, संक्रमक की तरफ। हम कहेंगे हां भैया संक्रमक है। अब पूछो क्यों यार, संक्रमक कहेगा कि हमको तुम जब चेक करते थे कि मैं संक्रमक हूं कि नहीं, कोई भी संबंध जब आप जांच करते थे उसकी कि भैया संक्रमक है कि नहीं, तो कम से कम दो अवयव चाहिए होते थे ना, जैसे ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी भी पाया जाना चाहिए, है ना। लेकिन यहां पर समस्या यह है कि केवल अकेला अवयव बैठा है यहां पर 1,2। अगर अकेला अवयव बैठा है 1,2 तो यहां पर संक्रमक संबंध को हराने के लिए कोई दूसरा अवयव है ही नहीं। अगर दूसरा अवयव है ही नहीं तो हम क्या कहेंगे भैया, यह संक्रमक हो चुका है। मतलब सही ऑप्शन क्या है, संक्रमक। बात समझ में आ गई तो सी ऑप्शन सही है। देखिए कितने बच्चों ने दिया है, 14%। मैंने क्या कहा था, आधे से ज्यादा बच्चे इसमें सवाल का जवाब गलत देंगे। तो कौन कौन सही दिए हैं जवाब, आयुष, अभिषेक, रघुवीर, आदित्य, सत्यम, कनक, अनुज, मनीषा, विकास, मयंक। और जरा एक बार जोरदार तालियां, आय हाय हाय, एक बार जरा जोरदार तालियां उन बच्चों के लिए जिन्होंने ए और बी लगाया है। अरे चपड़ गंजू, 2 क्लास से गला बैठ गया समझाते समझाते कि स्वतुल्य क्या होता है, सम्मित क्या होता है। सर ये संबंध स्वतुल्य है, ये संबंध सम्मित है। एक बार जोरदार तालियां एक बार जोरदार तालियां उन बच्चों के लिए जिन्होंने ए और बी लगाया। चलो सी और डी वाले तो तब भी भाई, सी वाले तो बहुत ही अच्छे हैं। चलो डी वालों की भी गलती नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं बताया था ए और बी, वाह कि भैया स्वतुल्य है, सम्मित है। वाह क्या बात है भाई, क्या बात है, गजब गजब, शानदार, गर्दा उड़ाए हो। ए और बी वाले तो गर्दा उड़ा दिए ये चपड़ गंजू, सुधर जाओ। चलो बेहतरीन, आ जाओ फटाफट से। एक ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो भैया हमारे पास सम्मित हो। अब देखो यहां हमको अपने मन से सोचना है, ये एनसीईआरटी का सवाल है ना। मैं चैट ऑफ कर दूंगा, है ना। सर आपने पहले नहीं बताया, ये गलत है। हाँ, कोई बात नहीं है सर, फिर से बता दो। देखो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जैसे संबंध में हमारे पास 1,2 था, ठीक है, तो आपको यह समझना है कि भैया संक्रमक संबंध होने के लिए, मतलब संक्रमक संबंध की जांच करने के लिए कम से कम 2 अवयव लगेंगे। यहां तो केवल एक ही अवयव है। अब जैसे मान लो कि भैया हम एक संबंध लेते, मान लो संबंध होता 1,2 और 3,4, तो क्या यह संक्रमक है? हां संक्रमक है। पूछो क्यों यार, हमें कोई ऐसा अवयव चाहिए होता जो भैया यहां पर 2 पे खत्म हो रहा है, तो वो 2 से शुरू करता। ये 4 पे खत्म हो रहा है तो 4 से कोई अवयव शुरू करे। ऐसा कोई अवयव नहीं है। अगर अवयव नहीं है तो हम कहेंगे ये संक्रमक है। बात समझ में आ रही है? संक्रमक है मतलब हम सेफ साइड चलेंगे, हम सेफ साइड चलेंगे कि भैया ये संक्रमक है। पूछो क्यों? ऐसा कोई अवयव ही नहीं है यहां पर। अब यहां 2 अवयव तो हैं, लेकिन ऐसे कोई 2 अवयव नहीं है कि एक जिस पे खत्म हो रहा हो दूसरा उस पे चालू हो रहा हो। तो हम सेफ साइड चलेंगे, हम कहेंगे भैया हाँ ये संक्रमक है। अगर हमको गलती मिल जाती, जैसे मान लो एक संबंध होता 1,2 और 2,3, अब एक बात बताओ क्या ये संक्रमक है? तो हम कहेंगे नहीं ये संक्रमक नहीं है। क्यों? ये 2 पे खत्म हो रहा है, ये 2 पे चालू हो रहा है, तो 1,3 संबंध में होना चाहिए था, नहीं है तो संक्रमक नहीं है। यहां तो सेफ साइड है ना, 2 पे खत्म हो रहा है ये वाला अवयव, 2 से कोई चालू ही नहीं हो रहा है अवयव, तो संक्रमक है। 3,4 खत्म हो रहा है 4 पे, 4 से कोई चालू हो रहा है क्या अवयव? नहीं, मतलब संक्रमक है। हम चलेंगे सेफ साइड। तो मजेदार प्रश्न इसलिए था क्योंकि हम यहां पर सेफ साइड में चलते हैं। हम ये मानेंगे कि भैया यहां पर ये संक्रमक है, काम खत्म। ठीक है, चलो बेहतरीन, आ जाओ फटाफट। अब इन सवालों को करते हैं। यस, हाँ सबने यहां पर तालियां बजा दी हैं, क्या बात है। अब जरा ध्यान से सुनना, यहां पर ऐसे संबंध का हमें उदाहरण देना है भैया जो हमारे पास सम्मित तो हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना तो संक्रमक हो। अरे बाप रे, अरे दादा री दादा। मान लो कि मैं समुच्चय ले रहा हूं 1,2, ठीक, और संबंध जा रहा था ए समुच्चय से ए समुच्चय में। हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है कि स्वतुल्य ना हो। स्वतुल्य ना हो मतलब हम 1,1, 2,2 में से या तो किसी को नहीं रखेंगे, या किसी एक को रख लेंगे, किसी दूसरे को नहीं रखेंगे, या दोनों को नहीं रखेंगे। नहीं समझे भाई? हमें क्या दिखाना है कि स्वतुल्य ना हो। तो हम 1,1, 2,2 से
मतलब हमारे पास, ध्यान समझो, जैसे संबंध में हमने 1,1 ले लिया, अब मान लो 2,2 नहीं लिया तो क्या ये स्वतुल्य है? नहीं। मान लो 2,2 ले लिया, 1,1 नहीं लिया तो क्या ये स्वतुल्य है? नहीं। अब मान लो दोनों को ना लिया तो क्या ये स्वतुल्य है? तब तो कंफर्म नहीं है ना। ठीक, तो स्वतुल्य नहीं है मतलब हम 1,1 2,2 को नहीं लेंगे, या आपका मन हो तो किसी एक को ले लेना, दोनों को मत लेना, दोनों को लेने से स्वतुल्य हो जाएगा। तो स्वतुल्य के लिए कहानी फिट, ना संक्रमक हो। अब एक बात बताओ, किसी भी संबंध को संक्रमक नहीं बनाना है तो हमें दो अवयव ऐसे चाहिए जो एक पे खत्म हो रहा हो, दूसरे पे चालू हो रहा हो, और जो पहला वाला है, जो आखिरी वाला है, वो भी ना हो। जैसे मैं आपको समझाता हूं, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण भैया 1,2 और 2,1, बस ये सबसे बढ़िया उदाहरण है। क्यों? सोचो, यहां पर आपको यह समझ में आएगा कि भैया यह स्वतुल्य नहीं है। पूछो क्यों स्वतुल्य नहीं है? संबंध ए समुच्चय से ए समुच्चय में जा रहा था और यहां पर 1 बैठा था, तो स्वतुल्य के लिए 1,1 होना चाहिए। है क्या? नहीं, स्वतुल्य नहीं है। आहा सर क्या बात है, स्वतुल्य नहीं है सर। सर क्या यह सम्मित है? तो मैंने कहा देखो, यहां 1,2 बैठा था, 1,2 का उल्टा होता है 2,1, 2,1 भी बैठा है। 1,2 तो बैठा ही बैठा है, 2,1 भी बैठा है, मतलब ये स्वतुल्य है, सॉरी ये सम्मित है। हाँ ये सम्मित है, मतलब ये हमारे पास स्वतुल्य नहीं है, सम्मित है। अच्छा अब देखो जरा ध्यान से, क्या ये संक्रमक है? तो संक्रमक ये नहीं है। पूछो क्यों? यार ये 2 पे खत्म हो रहा है, ये 2 पे चालू हो रहा है। इस संबंध में 1,1 होना चाहिए था, जिससे ये संबंध भैया संक्रमक हो पाता, लेकिन 1,1 नहीं है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है, ये प्रश्न है। मुझे लगता है एनसीईआरटी में जब आप एक्सरसाइज 1.1 में जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 10 शायद आप देख लेना, मिला लेना, तो इसमें ऐसे ही आपसे उदाहरण पूछे गए। अब देखो यहां पर मैंने ये जवाब दिया है, मैं पहले ही आपको बता सकता हूं कि इस प्रश्न के एक से ज्यादा जवाब सही हो सकते हैं, एक से ज्यादा भैया जवाब सही हो सकते हैं। अब एक बच्चा आएगा, वो कहेगा सर हम तो ये वाला हो सकते हैं, है ना। मान लो एक बच्चा आएगा, वो कहेगा सर हमने तो ये वाला संबंध सोचा था, तो बाबू आपका वो वाला संबंध भी सही है। एक से ज्यादा जवाब सही हो सकते हैं, इसीलिए आप देखना एनसीईआरटी में इसका आंसर नहीं दिया होगा। अगर दिया होगा तो उन्होंने अपने मन से एक सोच के लिख दिया होगा। आप जिस तरह से सोच रहे हो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक से ज्यादा जवाब सही हो सकते हैं। भाई मेरा तो सबसे अच्छा उदाहरण ये वाला है कि 1,2 ले लो, 2,1 ले लो ना। भाई स्वतुल्य तो है ही नहीं, सम्मित है। क्यों? क्योंकि 1,2 था तो 2,1 है। और संक्रमक तो कतई नहीं। पूछो क्यों? ये 2 पे खत्म हो रहा है, 2 पे चालू हो रहा है, मतलब हम यहां पर अब जांच कर सकते हैं कि ये संक्रमक है। अब हम जांच कर सकते हैं कि ये संक्रमक है कि नहीं। अब जांच कैसे करोगे? ये 2 पे खत्म, ये 2 पे चालू, तो बचा क्या? 1,1। तो ढूंढो क्या 1,1 उपस्थित है संबंध में? नहीं, मतलब ये संक्रमक नहीं है। आय हाय हाय हाय, क्या बात है भैया, क्या बात है। गर्दा उड़ा दिया मास्टर जी आप। हाँ गर्दा, राजा वाला व्यक्तित्व, आप समझ रहे हो, राजा वाला व्यक्तित्व। क्लास में बैठे हैं, थोड़ा हंस दो यार सब फटाफट चैट पे, हमको समझ में आ जाए कि भैया मजा आ गई है? चैट पे हंसी लगा दो फटाफट। क्या राजा वाला व्यक्तित्व, लेक्चर देख रहे हैं, परिश्रम में अनुभव भैया से सब समझ में आ रहा है, मुस्कुरा रहे हैं, स्कूल गए हैं, मास्टर ने कोई सवाल दिया है, मुस्कुरा के 1 सेकंड में उसका आंसर दे दिए, आसपास के लोग फैन हो गए, दोस्त पूछ रहे हैं कहां से पढ़ रहे हो, लड़के खुश, लड़कियां भी आपकी फैन हुई पड़ी हैं कि कहां से पढ़ाई कर रहे हैं। आप बिल्कुल पैर पे पैर धर के बैठे हो, ना कॉपी खोले हो ना किताब खोले हो, आप कह रहे हो राजा वाला व्यक्तित्व, आप कह रहे हो राजा वाला व्यक्तित्व। लोग आपकी वाहवाही कर रहे हैं, प्रिंसिपल आपको बुला के मिठाई खिला रहे हैं कि बच्चा 5 सेकंड के अंदर कैसे जवाब दे रहे हो तुम, राजा वाला व्यक्तित्व। घर आ रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल आपके जो क्लास टीचर है घर पे आके बैठे हैं, आपके पापा से तारीफ कर रहे हैं, पापा आपको बढ़िया बढ़िया पैसे दे रहे हैं, इनाम दे रहे हैं, राजा वाला व्यक्तित्व। आप समझ रहे हो? केवल देन किसकी है? गाइडर भैया की। कुछ नहीं करना है लेक्चर में, बस केवल ऐसे बैठना है, आराम से फोकस करना है स्क्रीन पर और बस कॉपी और पेन पे नोट बनाना है। वाह, राजा वाला व्यक्तित्व। आप समझ रहे हो? अरे हम हंसाते भी हैं। मारेंगे बहुत, अनुभव हो जा सर। राजा वाला व्यक्तित्व।
आप कह रहे हो कि हमको आज आधे 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 क्लासेस के बाद घर जाना है, प्रिंसिपल कह रहा है जाओ जाओ तुम तो पढ़ने में बहुत तेज हो, राजा वाला व्यक्तित्व, समझ रहे हो। आप आ रहे हो, चपरासी पहले गेट खोल दे रहा है, आपको बाहर लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है, आप घर के कपड़े पहन के चले आ रहे हो, कभी कभी टीचर नहीं उपस्थित है, आपने पढ़ा दिया क्लास को, आपको पैसे मिल रहे हैं, राजा वाला व्यक्तित्व। बस ज्यादा पानी में ना चढ़ो, ऐसा होता नहीं है, गिराक मारे जाओगे स्कूल में, समझे। चलो चलो हो गया हो गया हो गया। तो अब यहां पर ऐसा हमें उदाहरण देना है जो संक्रमक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही सम्मित हो। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान से देखना। यस, अब जरा यहां पर ध्यान से देखो क्या है कि भैया ऐसा हमें यहां पर उदाहरण देना है जो संक्रमक तो हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना ही सम्मित हो। तो संक्रमक होने के लिए हम यह कह सकते हैं क्या कि संबंध कुछ इस प्रकार से हो जाए, किस प्रकार से कि यहां पर 1,1 बैठा हो। कुछ तो बड़ा सोचना पड़ेगा, कुछ तो बड़ा सोचना पड़ेगा। 1,1 बैठा हो, अब इसके लिए हमें समुच्चय ही बदलना पड़ेगा। एक मिनट, अरे यार अभी अभी तो बताया है संक्रमक हो परंतु ना तो स्वतुल्य ना तो सम्मित, अभी अभी तो बताया है, काहे बड़ा सोचना है। सीधे बोलो ना 1,2 लो, 1,2 सीधे, ये हमारे पास क्या है, सीधे हमारे पास ये संक्रमक है। भाई 1,2 संक्रमक है, पूछो क्यों यार। 1,2 कह रहा है मतलब ये संबंध कह रहा है कि हमारे पास तो केवल एक ही अवयव है और संक्रमक संबंध की जांच करने के लिए कम से कम 2 अवयव चाहिए, और ऐसे 2 अवयव जो एक जिस पे खत्म हो रहा हो 2 उस पे चालू हो रहा हो, तभी तो आप जांच कर पाओगे वो संक्रमक है कि नहीं है। तो आप क्या समझे, आप ये समझे कि केवल यहां पर एक ही अवयव उपस्थित है 1,2, इसका मतलब ये संक्रमक है, क्योंकि भैया स्वतुल्य तो नहीं है, स्वतुल्य होने के लिए 1,1 और 2,2 होना चाहिए था, कुछ भी नहीं है मतलब स्वतुल्य नहीं है। सम्मित होने के लिए 1,2 था तो 2,1 भी होना चाहिए, तो सम्मित तो नहीं है। अब लेकिन संक्रमक के लिए केवल बैठा है 1,2, इसका मतलब यह है कि भैया यहां पर हमारे पास ये केवल ऐसा अकेला अवयव है जिसकी जांच हम नहीं कर सकते संक्रमक संबंध के लिए। तो हम कहां चलेंगे, सेफ साइड, सेफ साइड कि भैया ये संक्रमक है, हम मान लेंगे कि ये संक्रमक है। तो हमें उदाहरण क्या देना था कि संक्रमक तो हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना तो सम्मित हो, काम खत्म। यस, राजा वाला व्यक्तित्व। चलिए शानदार। तो ये बड़ा गजब का प्रश्न था जो आपने यहां पर देखा। मैंने चैट ऑफ कर दी है, फिर से मैं आपको फोकस होकर पढ़ाना चाहता हूं 15-20 मिनट। अब जरा ध्यान से समझो। तीसरा कहता है स्वतुल्य सम्मित किंतु संक्रमक ना हो। तो मैं अब आपको यहां पर ये पूरे मैं आपको भैया देना चाहता हूं होमवर्क के लिए कि देखो अगर सारे मैं बता दूंगा ना, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, सारे मैं बता दूंगा तो आपकी जो सोचने की क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। मतलब ऐसा मत सोचो कि मैं कामचोर हूं, मैं बताना नहीं चाहता, 2 बता तो दिए। अभी आप खुद से सोचोगे तो आपको सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ेगी। मैं तो 2-2 सेकंड में सबके बता दूंगा लेकिन फिर आप सोच नहीं पाओगे ना। तो मैं चाहता हूं कि आप ये होमवर्क के लिए लिख लो, ये आपके होमवर्क के लिए, क्लास अभी खत्म नहीं हुई है, 15-20 मिनट और, तो ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। तो बहुत अच्छे प्रश्न हम लोगों ने कर लिए हैं ऑलरेडी। चलो भाई क्या बात है। हां, अब जरा यहां पर आते हैं, एक ये देखो बहुत बढ़िया प्रश्न, एक ये बढ़िया प्रश्न, और इस तरह के प्रश्न आ चुके हैं आपके एग्जामिनेशन में। मैं सारे प्रश्न वो करवाऊंगा जो मैंने कल दिए भी थे होमवर्क में, मुझे याद है, डोंट वरी, बट प्लीज फोकस, आप उस पर फोकस करो जो मैं आपको यहां पर समझाना चाहता हूं, मैं आपको जो पढ़ाना चाहता हूं। क्या क्या सबसे पहले तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी में आप देखोगे तो एग्जाम्पल है, मतलब एनसीईआरटी में मुझे याद है कि 2 सवाल ऐसे हैं कि एक सवाल है यहां पर भैया सर्वांग सम के ऊपर, एक सवाल है सर्वांग सम के ऊपर, और एक सवाल है समरूपता के ऊपर। मतलब 2 सवाल आपको इस तरह के मिलेंगे। एक सवाल है सर्वांग सम के ऊपर जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। क्या कहते हैं बच्चा, जिसको हम कहते हैं भैया कॉन्ग्रुएंसी। और एक हमारे पास सवाल है समरूपता के ऊपर, समरूपता को हम कहते हैं इंग्लिश में सिमिलैरिटी। तो एक क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर है, एक क्वेश्चन भैया सिमिलैरिटी के ऊपर है। मतलब एक है सर्वांग सम के ऊपर, एक है समरूप के ऊपर। तो ये सवाल क्या है, सर्वांग सम पे। अच्छा, अब यहां पर ये एनसीईआरटी में सवाल आ रखा है, प्लस ये पीवाईक्यू भी है,
और पीवाईक्यू के साथ साथ ये भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस तरह के सवाल देखने हैं कि कैसे हम इनको समझते हैं। अब सुनना ध्यान से, जो मैं बताने जा रहा हूं 10 मिनट अच्छे से सुनो, बस सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सुनना ध्यान से। यहां कहता है कि मान लीजिए कि टी हमारे पास क्या है, किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय। तो आपने यहां क्या देखा कि हमारे पास यहां पर एक टी समुच्चय है। टी समुच्चय क्या है कि आपके पास कोई समतल है। अब जो बच्चा समतल ना जानता हो तो मैं इसको दिखाता हूं। जैसे आप यहां पर ये देखो, ये हमारे पास एक कागज है ना। अब ये कागज में ये कुछ तो है। अब ये कागज क्या है, समतल। अब इसमें मैं जितने भी त्रिभुज बनाऊंगा वे सारे के सारे त्रिभुज एक समतल में पाए जाएंगे। जैसे आपके पास कॉपी है, आप अपनी कॉपी पे कोई पेज ले लो और पेज पे जितने भी त्रिभुज आप बनाओगे तो वो सारे के सारे त्रिभुज एक ही समतल में पाए जाएंगे। बात समझ में आ गई? अच्छा, तो अब यहां पर जैसे बोर्ड है, तो अब इस बोर्ड में मैं जितने भी भैया त्रिभुज बना दूं, मान लो ये T1 त्रिभुज, ये T2 त्रिभुज, मान लो ये थोड़ा सा अलग त्रिभुज T3 त्रिभुज, ये मान लो थोड़ा सा और अलग त्रिभुज T4 त्रिभुज। क्यों डाल रहा हूं मैं T1 T2 T3 T4? नाम तो देना पड़ेगा ना, नाम तो देना पड़ेगा ना। अगर नाम नहीं दोगे तो कैसे पहचान पाओगे कि भैया T1 मतलब ये वाला त्रिभुज किस नाम का है या कहां उपस्थित है, ये वाला। तो मैंने मान लिया जैसे एक त्रिभुज ये था, अब ये सबसे अलग है तो मैंने इसको नाम दिया T5। मान लो ये त्रिभुज ये भी अलग है तो T6। तो मतलब यहां पर ये सारे के सारे क्या है भैया, किसी एक समतल में उपस्थित त्रिभुज है। अब ये जितने भी त्रिभुज इस समतल में उपस्थित हैं, जब हम उनका संग्रह बनाएंगे तो उसको हमने नाम दिया, उस समुच्चय को नाम दिया टी। तो आप टी समझ गए क्या है? टी हमारे पास किसी समतल में उपस्थित वे जितने भी त्रिभुज हैं उनका समुच्चय। ठीक है, और हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि भैया समुच्चय टी में एक संबंध है आर। अब जरा आर को पढ़ना सीखो कि अगर आर में यहां पाया जा रहा था T1, T2, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि T1 यहां पर T2 के सर्वांग सम है। ये पढ़ना सीख गए तो इसका अर्थ निकालना सीखो, इसका मीनिंग निकालना सीखो। इसका मीनिंग क्या है? जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण समझाता हूं। मान लो जैसे मैंने आपसे कहा कि भैया आर संबंध था, इसमें पाया जा रहा था A, B। तो आप समझ गए A, B क्या है? चर। हमारे पास A, B क्या है? चर है हमारे पास। हमने यहां पर, अब देखो ये मैं उदाहरण ले रहा हूं अपने मन से आपको समझाने के लिए, वो सवाल इसके बिना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो। तो मैंने एक संबंध लिया आर, मैंने कहा भैया A, B चर है, इसमें पाया जा रहा है। हमने कहा कि जो A है और जो B है वो दोनों समुच्चय A में पाए जा रहे हैं। मतलब जो संबंध है वो A समुच्चय से A समुच्चय में जा रहा है। तो A और B दोनों समुच्चय A में पाए जा रहे हैं, है ना। फिर मैंने दोनों के बीच में संबंध लिखा। मैंने कहा भैया यहां पर अगर A और B को घटाएंगे तो उनका अंतर 10 के बराबर आएगा। तो अब इसका अर्थ समझो। इसका अर्थ क्या है? इस संबंध का अर्थ यह है भैया, ध्यान से समझना। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अगर संबंध में देखें तो A, B हमारे पास क्या थे? चर थे। और हम जब पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा रहे थे, मतलब A में से B को घटा रहे थे, तो उनका जो अंतर है वो 10 के बराबर आ रहा था। अब इसी संबंध को मैं चर बदल कर भी लिख सकता हूं। अर्थ नहीं बदलेगा लेकिन संबंध में चर बदल जाएंगे। अब जैसे मैं कैसे लिखता हूं, ध्यान से समझो। इसी संबंध को मैं दूसरे चर में लिखता हूं, अर्थ वही रहेगा, मीनिंग सेम रहेगा, बस चर बदल जाएंगे, मतलब वेरिएबल बदल जाएंगे। क्या? मान लो आर था यहां पर, और आर में मैंने लिखा कि भैया x, y। अब देखो चर बदल गए। यहां चर क्या है? A, B। यहां चर क्या है? x, y। फिर मैंने आपसे यहां पर कहा कि भैया x और y दोनों समुच्चय A में पाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि संबंध A समुच्चय से A समुच्चय में जा रहा है, तो x और y दोनों A में पाए जाएंगे। फिर मैंने आपसे कहा कि भैया x माइनस y जो है वो 10 के बराबर। तो आप क्या समझे कि जो यहां पर हमारे पास चर था, यहां A, B, यहां x, y, तो पहले वाले में से जब दूसरे वाले को घटाओगे तो उसका अंतर 10 के बराबर आएगा। यह संबंध वही बात कह रहा है जो ये वाला संबंध कह रहा था। तो यह बात आपको समझ में आ गई कि हमें केवल संबंध को देखकर उसका अर्थ समझना है। जैसे यहां पर आप देखो, यहां अर्थ क्या है कि भैया अगर T1, T2 लिखा है, तो अब आप समझ गए होंगे T1, T2 कहां पाए जाएंगे?
भैया टी समुच्चय में, ये बात लिखी नहीं है लेकिन ये समझने योग्य बात है कि भैया T1 और T2 दोनों जो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज हैं, वो कहां पाए जाएंगे? टी समुच्चय में। अच्छा, और अगर T1, T2 संबंध में पाए जा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि T1 T2 के सर्वांग सम है। अब इसका मतलब समझो, जैसे मैंने यहां पर आपसे कहा कि भैया मान लो इस संबंध में मान लो 10,5 पाया जा रहा था। यह बात सत्य है, यह बात सत्य है, मुझे कहीं से पता लगी यह बात कि इस संबंध में 10,5 पाया जा रहा था। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि भैया जब पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाओगे, मतलब सॉरी 15,5 ये भैया संबंध में पाया जा रहा था। तो इसका अर्थ यह है कि जब आप पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाओगे, मतलब 15 में से जब आपने 5 को घटाया तो आपको क्या मिला? 10 मिला। एक बात बताओ, क्या यह बात सही है? मतलब आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि भैया संबंध में लिखा हुआ था कि अगर A, B संबंध में पाए जा रहे हैं, अर्थ समझो, अर्थ क्या है कि अगर A, B संबंध में पाया जा रहा है तो इसका सीधा सीधा अर्थ है, इस संबंध के अनुसार, इस संबंध के अनुसार सीधा सीधा अर्थ है कि भैया A - B यहां पर 10 के बराबर है, मतलब पहले वाले में दूसरे वाले को घटाओ 10 के बराबर आएगा। अब मैंने आपसे कहा कि 15,5 इस संबंध में पाया जा रहा है, तो पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाओ, 15 में से 5 घटाओगे 10 आएगा। क्या 10 संबंध के अनुसार सही है? तो सही है, सत्य है। क्यों? संबंध भी तो यही कह रहा था कि भैया अगर पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाओगे तो 10 मिलेगा। इसका मतलब 15,5 संबंध में पाया जा रहा है, 15,5 संबंध में पाया जा रहा है, काम खत्म। अच्छा, फिर मेरे से किसी ने कहा कि यार जांच करो कि यार संबंध में 8,6 पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है, 8,6 संबंध में पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है। तो हमने कहा यार कुछ मत करो, 8 में से 6 घटा दो, तो 8 में से 6 घटाओगे तो 2 मिलेगा। मिलना चाहिए था 10, मिला क्या? 2। तो क्या 2 10 के बराबर होता है? नहीं यार, 2 कब से 10 के बराबर होने लगा? 2 अलग है, 10 अलग है। तो हमने कहा यार 8,6 संबंध में नहीं पाया जाएगा। क्यों? यार 8 में से 6 घटाओगे तो 2 मिलेगा, संबंध कहता है यार 10 मिलना चाहिए। तो भैया हम कहेंगे सीधा सीधा कि 8,6 संबंध में नहीं पाया जाएगा, काम खत्म। अच्छा, फिर किसी ने हमसे कहा कि यार जरा पता लगाओ कि भैया 35,25 संबंध में पाया जा रहा है क्या? पता लगाओ जरा इस बात का। तो हमने कहा इसमें यार कौन सी बड़ी बात है, 35 में से 25 घटा दो तो क्या मिलेगा? 35 में से 25 घटाने पे हमको 10 मिलेगा। यार संबंध कहता है कि जब पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाओगे तो 10 मिलना चाहिए, इसमें भी पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा रहे हैं तो 10 मिल रहा है, मतलब 35,25 संबंध में पाया जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि अगर दोनों को घटा रहे हैं 10 मिल रहा है तो यह वाला अवयव संबंध में पाया जाएगा। या उल्टा समझो कि अगर यह अवयव संबंध में पाया जा रहा है तो दोनों का अंतर 10 के बराबर होगा। बात समझ में आई? यह कुछ वैसी ही बात है कि भैया मेरा घर कहां है? आपके घर के सामने। आपका घर कहां है? मेरे घर के सामने। दोनों का घर कहां है? आमने सामने। हाँ भाई, अगर मेरा घर आपके घर के सामने है तो आपका घर भी तो मेरे घर के सामने है। अब यहां कैसे समझोगे कि अगर ये अवयव इस संबंध में पाया जा रहा है तो भैया पहले वाले में से दूसरे वाले का जो अंतर होगा, मतलब सब्ट्रैक्शन घटाएंगे जब हम, तो 10 के बराबर आना चाहिए, और आ भी रहा है। या दूसरा क्या कि अगर हम 35 में से 25 को घटा दें तो 10 आ रहा है। इसका मतलब संबंध भी कह रहा था कि पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाओगे तो 10 आना चाहिए। हमने 35 में से 25 को घटाया तो 10 आ रहा है, मतलब 35,25 संबंध में पाया जाएगा। तो इसका मतलब हमने क्या समझा? इसका मतलब हमने यह समझा कि अगर T1, T2 संबंध में पाया जा रहा है तो भैया T1, T2 आपस में कैसे हैं? T1, T2 कैसे हैं आपस में? सर्वांगसम है। मतलब इसका अर्थ दूसरा यह है कि अगर मैंने कभी जिंदगी में कह दिया कि T2, T3 संबंध में पाया जा रहा है तो आप तुरंत यह समझेंगे कि यहां पर T1 जो है वो T3 के सर्वांगसम है। ये किसका चिन्ह है दोस्त? बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, ये हमारे पास चिन्ह है सर्वांग समता का। बात समझ में आ रही है? ये किसका चिन्ह है? ये चिन्ह है सर्वांग समता का। अब मैं सवाल पे फटाफट आगे बढ़ सकता हूं, आपको समझ में आ गया होगा।
तो यहां पर जैसे मैंने कभी लिख दिया कि T2, T3 इस संबंध में पाए जा रहे हैं, तो इस संबंध के अनुसार अर्थ क्या है कि T1 जो है, सॉरी T1 कह रहा हूं, माई मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती हो गई मालिक, माफ कर दीजिए, सॉरी। इसका मतलब यह है कि T2 और T3 अगर संबंध में पाए जा रहे हैं तो T2 यहां पर T2 यहां पर T3 के सर्वांग सम है, मतलब पहले वाला त्रिभुज दूसरे वाले त्रिभुज के सर्वांग सम में है, तो T2 यहां पर T3 के सर्वांग सम में है। अब हमसे कहा गया है कि यह जो संबंध है सिद्ध कीजिए कि R हमारे पास एक तुल्यता संबंध है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर कोई संबंध तुल्यता संबंध में होता है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि अगर कोई संबंध तुल्यता संबंध में होता है तो उस संबंध को भाई साहब सबसे पहले स्वतुल्य होना भी आवश्यक है, फिर उसको भैया सम्मित होना भी आवश्यक है, फिर उसको भैया संक्रमक होना भी आवश्यक है। अगर कोई संबंध भैया स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, संक्रमक हो गया, तो हम कहेंगे वह संबंध भैया तुल्यता संबंध होगा। हमें क्या करना है? सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि भैया कोई आर हमारे पास जो संबंध था वो तुल्यता संबंध में है। इसका मतलब ये स्वतुल्य रहा होगा, सम्मित रहा होगा, संक्रमक रहा होगा, बस हमें सिद्ध करना है। अब कैसे सिद्ध करोगे? तो संबंध क्या था हमारे पास कि भैया आर संबंध था, इसमें चर पाए जा रहे थे T1, T2। इसका अर्थ यह था कि अगर इस संबंध में T1, T2 पा लिए गए तो यहां पर हम कहेंगे T1 त्रिभुज भैया T2 के सर्वांग सम में है। ये हमने थोड़ी सी भैया मैथमेटिकल भाषा लिख दी है, हमने यहां पर थोड़ी सी मैथमेटिकल भाषा लिख दी है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ये जो लिखा था इसको हमने मैथमेटिकल भाषा में ऐसे लिख दिया कि T1 यहां पर T2 के सर्वांग सम में है। ये जो लिखा था हमने इसको मैथमेटिकल भाषा में ऐसे लिख दिया, जगह बचाने के लिए, समय बचाने के लिए। तो अब यहां पर सबसे पहली कहानी स्टार्ट होगी स्वतुल्य के लिए। हम स्वतुल्य कैसे इसको परिभाषित करेंगे कि भैया स्वतुल्य संबंध के लिए हमें यह पता है कि भैया खुद का संबंध खुद से होना चाहिए, मतलब संबंध में x, x पाया जाना चाहिए। अब आप कहोगे यार सर यहां x, x कहां से पाया जाएगा, यहां तो x है ही नहीं कहीं। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, इंपॉर्टेंट बात किसके लिए? इंपॉर्टेंट बात माय डियर यहां पर स्वतुल्य संबंध के लिए, मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है? मजा आ रही है सर पढ़ने में, राजा वाला व्यक्तित्व। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है स्वतुल्य के लिए? वो चर के ऊपर बात करना चाहता हूं मैं, चर के ऊपर। मैं किसके ऊपर बात करना चाहता हूं? चर के ऊपर। भैया पूरी कहानी चर पे निर्भर करती है। मान लो जैसे मैंने यहां पर चर ले लिया, यहां पर a, b, और आगे क्या है? a और b के बीच में संबंध है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, जैसे a - b 10 के बराबर, a + b 5 के, कुछ भी हो सकता है a और b के बीच में संबंध कि भैया a जो है b का भाई है वगैरह वगैरह, a जो है b की भौजाई है, कुछ भी। तो आपको यह समझना है कि यहां पर अगर हम स्वतुल्य संबंध सिद्ध करना चाहते हैं तो चर में पहले स्थान पे कौन बैठा है? a। हम यहां पर यह ढूंढेंगे, हम यहां पर यह सिद्ध करेंगे, हम यहां पर यह सिद्ध करेंगे कि संबंध में a, a पाया जा रहा है। अगर यह हमने सिद्ध कर दिया इसका मतलब संबंध क्या है? स्वतुल्य। अब फिर वही कहानी स्टार्ट हुई कि अगर हम कहीं पर भैया फेल हो गए, मान लो हमने जीवन में लाख अच्छे काम किए हैं और हमने एक काम गलत कर दिया तो लोग मुझे गलत ही बोलेंगे। तो आप अगर a, a सिद्ध कर ले गए कि भैया संबंध में पाया जा रहा है मतलब स्वतुल्य है, और कहीं अगर आप एक जगह गलत हो गए तो इसका मतलब संबंध स्वतुल्य नहीं है। तो कभी कभी जैसे सवाल में होता है, कहता है कि भैया सिद्ध करो कि यह स्वतुल्य नहीं है, तो आप क्या करोगे? फिर आप गलती ढूंढते हो कि यार गलती मिल जाए, गलती मिल जाए, गलती मिल जाए, समझ रहे हो? तो इस तरह से चर के ऊपर बात चल रही थी कि अगर a, b चर उपस्थित है संबंध में तो हम यह ढूंढेंगे कि क्या a, a संबंध में पाया जा रहा है। अच्छा मान लो जैसे चर बदल दें हम, मान लो अब यार हो सकता है चर बदल जाए, हो सकता है हम r को ऐसे लिखें कि x, y चर है और x और y के बीच में रिलेशन है, कुछ तो संबंध है। तो हम स्वतुल्य के लिए क्या ढूंढेंगे? हम स्वतुल्य के लिए ढूंढेंगे कि भैया x, x यहां पर संबंध में पाया जाना चाहिए। अगर पा लिया गया गुरु तो स्वतुल्य हो जाएगा। मान लो फिर से चर बदल दिया। अब जैसे यहां पर देखो आप,
चर क्या है T1 कॉमा T2। तो आप समझ गए होंगे स्वतुल्य संबंध के लिए हमें क्या ढूंढना है यहां पर कि भैया T1 कॉमा T1 संबंध में पाया जाना चाहिए। अगर T1 कॉमा T1 संबंध में पा लिया गया इसका मतलब यह स्वतुल्य है। अच्छा, T1 कॉमा T1 का अर्थ क्या है सोचो। तो हम यहां ये देखते हैं कि अगर T1 कॉमा T2 संबंध में पाया जा रहा है, अगर T1 कॉमा T2 संबंध में पाया जा रहा है, इसका अर्थ यह है कि भैया T1 जो त्रिभुज है वो यहां पर T2 के सर्वांग सम है। अगर T1 कॉमा T2 संबंध में पाया जा रहा है तो इसका मतलब जो T1 त्रिभुज है वो T2 के सर्वांग सम है, मतलब T1 यहां पर T2 के सर्वांग सम में है। तो आप ये सोचो कि स्वतुल्य संबंध के लिए हमें यह सिद्ध करना है कि T1 कॉमा T1 संबंध में पाया जा रहा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भैया कि T1 यहां पर T1 के ही सर्वांग सम में है। मतलब कोई त्रिभुज मान लो T1 है, वो खुद के ही सर्वांग सम में है। तो क्या यह बात सही है? सही है। समझो समझो क्या समझाना चाह रहा हूं मैं। यह समझाना चाह रहा हूं आपको यहां पर कि भैया अगर बात उठी है स्वतुल्य संबंध के लिए, अगर बात उठी है स्वतुल्य संबंध के लिए, तो हम यहां पर कहेंगे कि भैया कोई त्रिभुज T1, कोई त्रिभुज T1 स्वयं के हमेशा, कोई त्रिभुज T1 स्वयं के हमेशा सर्वांग सम होता है। भाई बनी बात है, कोई त्रिभुज आप अगर उठा लो तो वो खुद के हमेशा सर्वांग सम में होगा। मतलब अगर ये त्रिभुज T1 था और ये भी त्रिभुज T1 था तो दोनों बिना कहे क्या हो जाएंगे? आपस में सर्वांग सम। मतलब हम ये कहेंगे कि T1 जो है वो यहां पर T1 के सर्वांग सम में है। और संबंध क्या कहता है? संबंध यह कहता है कि अगर T1 कॉमा T2 संबंध में पाए जा रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है कि T1 यहां पर T2 के सर्वांग सम में है। संबंध कहता है कि अगर T1 कॉमा T2 संबंध में पाया जा रहा है तो भैया T1 जो है वो T2 के सर्वांग सम में है। तो एक बात बताओ यार, ये बात को हमने देखकर ये बात पढ़ ली, तो यार ये बात को देखकर ये बात नहीं पढ़ पा रहे हो क्या कि अगर T1 यहां पर T2 के सर्वांग सम में है तो T1 कॉमा T2 रिलेशन में पाए जाएंगे, T1 कॉमा T2 संबंध में पाए जाएंगे। तो इस बात को देखकर यह पढ़ो कि अगर T1 कॉमा T1 मतलब T1 और T1 आपस में सर्वांग सम में है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि T1 कॉमा T1 भैया संबंध में पाए जाएंगे। और हमें यही तो सिद्ध करना था भाई। पहले हमने कारण क्या दिया कि कोई त्रिभुज T1 स्वयं के हमेशा सर्वांग सम होता है। फिर हमने ऐसे दो चित्र बनाए, बराबर में चिन्ह लगाया, फिर हमने लिखा कि जो T1 है वो T1 के सर्वांग सम में है। मतलब T1 कॉमा T1 संबंध में पाया जा रहा है। तो इसका अर्थ है हम लिखेंगे कि यहां पर भैया यह संबंध स्वतुल्य है। काम खत्म। आप पूरा लिखिएगा, मैं तो अभी समय कम है तो शॉर्ट में लिख रहा हूं। आप पूरा लिखेंगे कि यह संबंध अर्थात यह संबंध स्वतुल्य है। रीजन समझ में आया? भाई आपको यहां पर संबंध दिया गया था कि T1 कॉमा T2 यहां पर दो चर उपस्थित हैं और दोनों के बीच में संबंध है कि T1 कॉमा T2 एक दूसरे के सर्वांग सम में है। तो आपने स्वतुल्य संबंध के लिए क्या किया? आपने स्वतुल्य संबंध के लिए यहां पर कोई एक त्रिभुज T1 लिया और आपने कहा, आपने यहां पर यह तर्क दिया, यह रीजन दिया कि भैया कोई भी त्रिभुज हमारे पास T1 है वो खुद के हमेशा सर्वांग सम में होता है। तो T1 यहां पर T1 के सर्वांग सम। फिर हम संबंध की परिभाषा से यह समझे कि अगर संबंध में T1 कॉमा T2 पाया जा रहा था तो इसका अर्थ क्या है कि T1 यहां पर T2 के सर्वांग सम। तो इसका उल्टा भी तो समझो कि अगर T1 यहां पर T2 के सर्वांग सम में है तो T1 कॉमा T2 संबंध में पाया जा रहा है। यहां देखो हमने क्या लिखा कि T1 यहां पर T1 के सर्वांग सम में है, अर्थात T1 कॉमा T1 संबंध में पाया जा रहा है। हम बोलेंगे अर्थात यह संबंध स्वतुल्य है। काम खत्म। तो आपने स्वतुल्य के लिए भैया यहां पर सिद्ध कर दिया कि यह स्वतुल्य है। अब मान लो सम्मित के लिए कैसे करते आप? तो सम्मित के लिए आप यहां पर यह बोलते कि माना हमारे पास दो त्रिभुज हैं, माना एक हमारे पास त्रिभुज T1 है, एक हमारे पास त्रिभुज T2 है, दोनों T वाले समुच्चय में पाए जा रहे हैं। माना कि एक त्रिभुज T1 है, एक त्रिभुज T2 है, दोनों T समुच्चय में पाए जा रहे हैं। फिर आपने यहां पर यह लिखा कि भैया T1 कॉमा T2, हम यहां पर यह कहेंगे कि फिर से माना या ऐसे कहेंगे कि यदि
T1, T2 संबंध में पाया जा रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मान लो अगर 1, 2 संबंध में पाया जा रहा था तो 2, 1 भी पाया जा रहा होगा, तभी ये क्या होगा, सम्मित होगा। अगर ये नहीं पाया जाएगा तो सम्मित नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो हमने यहां पर यह कहा कि यदि T1, T2 संबंध में पाया जा रहा है तो हमें यहां पर सिद्ध क्या करना है कि T2, T1 भी संबंध में पाया जा रहा होगा, तभी यह सम्मित होगा। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है भैया कि T1, T2 अगर संबंध में पाया जा रहा है तो इसका अर्थ यह है कि भैया यहां पर जो T1 त्रिभुज था, जो हमारे पास T1 त्रिभुज था, वो भैया T2 त्रिभुज के सर्वांग सम में था। तो यार एक बात बताओ, बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है, मेरा घर तुम्हारे घर के सामने तो तुम्हारा घर भी तो मेरे घर के सामने। मतलब यहां से आप क्या लिखोगे? यहां से आप लिखोगे कि भैया T1 जो है वो T2 के सर्वांग सम में है। मेरा घर तुम्हारे घर के सामने, तो इसका उल्टा नहीं समझोगे कि तुम्हारा घर भी तो मेरे घर के सामने। मतलब अगर T1 त्रिभुज T2 के सर्वांग सम में है तो T2 त्रिभुज जो होगा वो भी तो T1 के सर्वांग सम में होगा। अर्थात यहां पर T2, T1 संबंध में पाया जा रहा होगा। भाई ये आपको पता चला, आपने यहां से ये लिख दिया, आपको ये पता चला, आपने यहां से ये लिख दिया। तो जब आपको ये पता चला तो यहां से ये नहीं लिख पा रहे हो आप। अब देखो स्टार्टिंग में आपने क्या कहा था, यदि T1, T2 संबंध में पाया जा रहा है, तो आपने क्या सिद्ध कर दिया कि T2, T1 भी संबंध में पाया जा रहा है। अर्थात अब लास्ट में आप क्या लिखोगे? अर्थात भैया यहां पर सबसे सिंपल, अर्थात यहां हमारे पास कैसा है, सम्मित है। काम खत्म। आप लास्ट में रीजन दे सकते हो क्या कि भैया T1, T2 संबंध में पाया जा रहा था। हमने मान लिया कि T1, T2 पाया जा रहा है, मतलब T1 T2 के सर्वांग सम में है, तो T2 भी तो T1 के सर्वांग सम में होगा। तो यह हमारे पास भैया सम्मित है। T1, T2 संबंध में पाया जा रहा था तो T2, T1 भी पा लिया गया। अब यहां पर बारी आती है संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए क्या करोगे आप? तो संक्रमक के लिए कहानी थोड़ी सी बड़ी होती है। आप क्या करोगे संक्रमक के लिए? संक्रमक के लिए आप यहां पर कुछ ऐसा सोचोगे कि भैया अब यहां पर 2 त्रिभुजों से काम नहीं चलेगा, अब यहां पर आपको 3 त्रिभुज मानने पड़ेंगे। 3 त्रिभुज कौन कौन से? एक यहां पर मानना पड़ेगा आपको कि माना हमारे पास 3 त्रिभुज थे, एक T1 था, एक हमारे पास T2 था, एक हमारे पास T3 था। ये T वाले समुच्चय में पाए जा रहे हैं। तो आपने कहा कि यदि हमारे पास T1, T2 संबंध में पाए जा रहे थे, एवं यह भी मान लिया आपने कि T2, T3 संबंध में पाए जा रहे थे, इसका अर्थ क्या है कि भाई संक्रमक होने के लिए हमें 2 अवयवों की आवश्यकता पड़ती है। मैं पूरे लेक्चर में चिल्लाते हुए चला आ रहा हूं, और ऐसे 2 अवयव कि अगर एक किसी पे खत्म हो रहा हो तो दूसरा उसी पे चालू हो रहा हो। तो अब ये अवयव संबंध में पाया जा रहा है, तो हमें संबंध में क्या दर्शाना है कि क्या पाया जाना चाहिए? भैया T2 तो हट गए, यहां बचा T1, यहां बचा T3। तो संबंध में अगर T1, T3 पा लिया गया तो वो कैसा होगा? संक्रमक होगा। अगर T1, T3 नहीं सिद्ध कर पाए हम तो वो भैया संक्रमक नहीं होगा। अब इसका अर्थ समझो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो T1 त्रिभुज है वो भैया हमारे पास T2 के सर्वांग सम, और इसका अर्थ यह है कि जो T2 त्रिभुज है वो भैया T3 के सर्वांग सम। वो किसके सर्वांग सम? वो भैया T3 के सर्वांग सम। एक बात बताओ, मैं तुम्हारा भाई, तुम किसी और के भाई, तो क्या हम और वो भाई भाई नहीं होंगे? मतलब T1 T2 के सर्वांग सम, T2 T3 के सर्वांग सम, तो यार बनी बात है T1 जो होगा वो T3 के सर्वांग सम। अब इसका उल्टा सोचो। इसका उल्टा यह है कि भैया T1 जो है वो यहां पर T3 के सर्वांग सम में है, मतलब T1, T3 संबंध में पाया जा रहा है। हम ये दोनों लेके चले थे कि भैया ये दोनों संबंध में पाए जा रहे हैं, हमने ये सिद्ध कर दिया कि T1, T3 संबंध में पाया जा रहा है। अर्थात ये हमारे पास संबंध कैसा है भैया? संक्रामक संबंध है। बस इतनी कहानी आपको समझनी थी, आज बहुत ज्यादा ओवरलोड ना हो जाए। तो इस वजह से मैं आपको जो प्रमेय है उसका सॉल्यूशन भी मैं लिख के लाया हूं। जैसे आप ये देखो, प्रमेय नंबर 1 है, तो ये होमवर्क में आपको मैं दे रहा हूं। इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट पेजेस में है, आप उसको रीड करोगे।
सॉल्यूशन को आपको रीड मतलब पढ़ना है अच्छे से। आज अगर पढ़ लोगे आप तो कल मैं आपको इसको फटाफट समझा दूंगा। प्रमेय क्या कहती है? याद है आपको, जब मैं ब्रिज कोर्स करा रहा था तो मैंने आपको बताया था एक प्रमेय आएगी 5 अंक की। अच्छा, ये प्रमेय इतनी गजब की है कि 2019 ले लो, 20 ले लो, 22 ले लो, 23 ले लो, 24 ले लो, 25 के बाद 26 ले लो, आ चुकी है। और अब बारी है 2027 की, तो हल्के में मत लेना, इसीलिए समय कम है तो मैं आज नहीं करवा रहा हूं, बट कल जरूर करवाऊंगा। 5 अंक की प्रमेय है ये प्रमेय है क्या कि यदि R1 और R2 हमारे पास समुच्चय A में दो तुल्यता संबंध हैं, मतलब R1 कहां जा रहा है? A समुच्चय से A समुच्चय में। R2 भी कहां जा रहा है? A समुच्चय से A समुच्चय में। R1 और R2 दोनों कैसे हैं हमारे पास? दोनों हमारे पास तुल्यता संबंध में हैं। मतलब R1 कैसा है? स्वतुल्य, सम्मित और भैया यहां पर संक्रमक। वैसे ही R2 भी क्या है हमारे पास? स्वतुल्य, यहां पर सम्मित और यहां पर संक्रमक। तो हमसे बोला गया है कि भैया R1 और R2 का सर्वनिष्ठ जो होगा वो भी क्या होगा? एक हमारे पास तुल्यता संबंध में होगा। तो सिद्ध करो कि R1 और R2 का सर्वनिष्ठ भी एक तुल्यता संबंध है। बात समझ में आ गई? तो ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा। अब इसका आप प्रूफ देखो, तो यहां पर मैं टिक लगा देता हूं। ये आपके पास प्रूफ है, पहला पेज। ये पढ़ना है आपको, फिर ये पढ़ना है आपको, फिर ये पढ़ना है आपको, फिर ये पढ़ना है। बस ये करना है। और एक सवाल मैं आपको और देता हूं कि इस सवाल के बारे में आप सोच कर आना। कौन सा सवाल? यह सवाल आपके लिए होमवर्क है, सोच के आओ, ठीक है। और यह सवाल आपके पास होमवर्क है। कौन सा वाला? ये वाला सवाल आपके पास होमवर्क है। कहां गया? ये आपके पास होमवर्क है, ठीक है। तो ये गजब के हमारे पास सवाल हैं जिसको मैं आज नहीं करूंगा डिस्कस, जिसको मैं कल करूंगा। एक सवाल ये भी है, इसको आप सोच के आओ अच्छे से, हम इसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर कल मैं आपको फलन के बारे में भी बताऊंगा। बात समझ में आ रही है? तो जल्दी से समरी हम लोग देख लेते हैं। तो फटाफट से मुझे यहां पर आप क्या करो, जल्दी से आप मुझे यहां पर रिप्लाई दो कि हाँ भाई समझ में आ गया है। जल्दी से पोल करो फटाफट। वो टाइप दे रहा हूं 60 सेकंड में। यस और नो का आप कॉन्सेप्ट मुझे बताओ कि हाँ सर समझ में आ गया है। फटाफट से आप मुझे यस करके बता दो। हाँ भाई, जल्दी से आप मुझे यहां पर फटाफट से यस करके बता दो कि क्या ये बातें समझ में आ गई हैं। हाँ भाई, यस। हाँ भाई, जल्दी से मुझे बताओ क्या यहां तक की बातें समझ में आ गई हैं? ठीक है, चलो मैं यहां पर डाउट देख लेता हूं। सर ये बता दीजिए कौन सा वाला बच्चा? ये वाला देखो, बहुत सिंपल है। हम सबसे पहले 3 त्रिभुज लेंगे, T1, T2, T3। हम ये कहेंगे कि भैया ये हमारे पास तीनों T वाले समुच्चय में पाए जा रहे हैं। तो हम ये कहेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि T1, T2 और T2, T3 संबंध में पाए जा रहे हैं। भाई ये वाला अवयव T2 पे खत्म हो रहा था, तो हम कहेंगे अब यहां पर एक ऐसा अवयव लो जो T2 से शुरू करे। तो T1, T2 हमारे पास संबंध में पाया जा रहा है, T2, T3 संबंध में पाया जा रहा है। इसका अर्थ क्या है कि T1 यहां पर T2 के सर्वांग सम, इसका अर्थ है T2 यहां पर T3 के सर्वांग सम। तो हम यही तो समझेंगे कि भैया यहां पर हमारे पास T1 जो है वो T3 के सर्वांग सम में होगा। भाई ये इसके सर्वांग सम और ये इसके सर्वांग सम, तो हम यही तो कहेंगे T1 भी T3 के सर्वांग सम में होगा। मतलब T1 यहां पर T3 के सर्वांग सम, मतलब T1, T3 संबंध में पाया जाएगा, अर्थात ये क्या है? संक्रमक। बात समझ में आ गई? चलो इसको दोबारा समझा दूं। अच्छा देखो, स्वतुल्य का मतलब यह है कि हम संबंध में ढूंढेंगे कि T1, T1 संबंध में पाया जाना चाहिए। क्यों? चर क्या थे हमारे पास? चर थे T1, T2। तो हम पहले वाले को पकड़ते हैं और T1 का संबंध T1 से ढूंढते हैं। तो हमने ये कहा कि अगर कोई त्रिभुज T1 है तो वो संबंध मतलब वो स्वयं के हमेशा सर्वांग सम होगा। मतलब T1 जो है वो T1 के सर्वांग सम में होगा, मतलब T1, T1 संबंध में पाया जाएगा। ये हमारे पास स्वतुल्य हो गया। समझ में नहीं आया सर? संक्रमक के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने क्या बोला कि T1, T2, T3 3 त्रिभुज हैं, T समुच्चय में पाए जा रहे हैं।
तो आपको यह समझना है कि T1, T2 और T2, T3 अगर संबंध में पाया जा रहा है तो इसका मतलब T1 यहां पर T2 के सर्वांगसम, T2 यहां पर T3 के सर्वांगसम, तो हमें यह समझ में आएगा कि T1 जो है वो यहां पर T3 के सर्वांगसम में हो जाएगा। मतलब संबंध में T1, T3 पाया जा रहा है। हम ये और ये लेके चले थे, ये हमने सिद्ध कर दिया, मतलब यह संबंध हमारे पास संक्रमक है। सर जी क्वेश्चन सॉल्व करने का स्टेप होता है एग्जाम में, उधर से सिर्फ आंसर नहीं लाना है, एक स्टेप होता है सॉल्यूशन का। सनी जिस तरह से मैं आपको लिखना सिखा रहा हूं, मेरा भरोसा करो दोस्त, अगर आप उस तरह से लिखोगे तो आपके कोई भी एक भी अंक नहीं काट पाएंगे। आप एनसीईआरटी में देखोगे बहुत कम लिखा है, यहां तो मैं तब भी आपको बहुत ज्यादा इलेबोरेट करके बता रहा हूं। और भरोसा मानो दोस्त, ऐसा ही मैंने कहा है बोर्ड कॉपी में लिखने को, और बच्चों को पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। अभी रिजल्ट आता होगा, आप देखना। बस मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि रिजल्ट सेलिब्रेशन में यह देखना कितने बच्चों के मैथ्स में 100 में 100 आते हैं। आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं आपको लग रहा है मैं फरेब कर रहा हूं, मैं आपको केवल बहला फुसला रहा हूं अपनी बातों में, तो इन आंखों में देखो, इन आंखों में देखो, एक सच्चाई आपको दिखेगी, आपको एक मेहनत दिखेगी जो यहां पर आपको प्रेरित करेगी कि यार आपकी भैया कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। और दोस्त ये केवल एक ट्रेलर है, जैसे जैसे पेपर नजदीक आएगा मैं बता रहा हूं, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक प्रश्न, एक एक पीवाईक्यू, एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन हो, अनसॉल्व का क्वेश्चन हो, दोस्त एक एक क्वेश्चन मैं खोल के रख दूंगा आपके सामने। तो बस भरोसा रखो। अगर यह भरोसा बना रहा तो मैं इतना कहता हूं कि यार जो हाथ नहीं छोड़ेगा, साथ नहीं छोड़ेगा, 100 में 100 यार पक्के हैं उसके। लेकिन भरोसा करना पड़ेगा दोस्त, ठीक है, भरोसा करना पड़ेगा। यस सर, केवल T1, T2 करके भी तो संक्रमक कर सकते थे ना, T3 लेने की जरूरत नहीं होती। प्रियांशु नहीं, T1, T2 करके आप ले सकते थे, लेकिन आपको इसी तरह से संक्रमक सिद्ध करना है कि अगर AB और BC संबंध में पाया जा रहा है तो AC भी संबंध में पाया जाना चाहिए। आप सिद्ध हमेशा इसी तरह से करेंगे, ठीक है। यस, सर्वांगसम का मतलब क्या होता है शिवाजी? क्लास 9th और 10th में जाइए, आपको सर्वांगसम और समरूपता का मतलब समझ में आएगा। याद है कुछ वो आपके पास कसौटियां होती थी, SAS, ASA, SSS, याद है कुछ? तो आप रिवाइज कर लेना, छोटा सा है, गूगल पे डाल लो यार कि क्या अंतर होता है समरूपता में और सर्वांगसमता में, पता चल जाएगा, ठीक है। चलो आरिफ जी, आपको यहां पर नहीं समझ में आया है ये वाली बातें, ये मैं रिपीट कर चुका हूं, अब आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। सर इसमें T1, T2 नहीं ले सकते हैं संक्रमक में? देखो शिफा हु, नाम पढ़ा पढ़ा लग रहा है यार, शिफा हु, क्या मैं आपको जानता हूं? मतलब आप शायद अवध 2.0 में थी क्या? शायद आप मेरे से पढ़ चुकी हैं। सर मोटिवेशन दे दीजिए। अरे दे देंगे दोस्त, अभी दे देंगे। शिफा हुसैन, हुसैन नाम है इनका पूरा, मैं पढ़ा चुका हूं अवध 2.0 में, मुझे ऐसे याद आ रहा है। सर कितना टाइम लगेगा? बस 5 मिनट मित्र, 5 मिनट, 10 मिनट। अच्छा पढ़ा चुके हैं? यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके ओके। सर T2 इज इक्वल टू TT भी होना चाहिए? नहीं, स्वतुल्य। देखो आर्या जी, आर्या राव, मैं आपको बता देता हूं, मैंने क्या बोला, चर में जो पहले स्थान पे उपस्थित होता है हम उसे सिद्ध करते हैं, दूसरे स्थान वाले को हम महत्व नहीं देते हैं, ठीक है। आपकी क्लास में जो रैंक 1 पे आता है भाव उसको मिलता है, सेकंड पे जो आता है उसको भाव नहीं मिलता है ना। चलिए यस सर, ये समझाइए कौन सा, ये वाला। देखो सम्मित है, बहुत बेसिक सी बात है कि अगर संबंध में x, y पाया जा रहा है तो y, x भी पाया जाना चाहिए, जिसके साथ यहां पर मतलब x, y अगर संबंध में पाया जा रहा है तो भैया y, x भी पाया जाना चाहिए, जिससे सम्मित हो पाए। बस यही समझाना चाह रहा था, ठीक है। चलो सर, ये क्वेश्चन नहीं आया कि ये संक्रमक कैसे है। श्रद्धा जी, ये संक्रमक कैसे है? देखो 1, 3 पाया जा रहा था, 3, 2 पाया जा रहा था, ये 3 पे खत्म, ये 3 पे शुरू, तो 1, 2 संबंध में पाया जाना चाहिए, जो कि पाया जा रहा है, इस वजह से ये संक्रमक है, ठीक है। चलो सर कोई थॉट बोल दीजिए। अच्छा हाँ सर, हमेशा क्वेश्चन का सॉल्यूशन राइट साइड ही क्यों करते हैं यार? अब ये तो हमको भी नहीं पता, मतलब राइट साइड करना मतलब आप तो कहीं भी कर सकते हो, राइट साइड करने की क्या जरूरत है? चलो सर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करवाओ। अच्छा T3 कहां से आया है कार्तिक? हम नियमानुसार जब संक्रमक संबंध को सिद्ध करेंगे तो हम लोग T3 भी लेंगे। जैसे हमको आगे अभी बहुत सारे सवालों में संक्रमक संबंध के लिए AB संबंध में पाया जा रहा है, BC संबंध में पाया जा रहा है, तो हमें यहां पर BC में C कहां से आया हमको खुद से मानना पड़ेगा ना।
तो ये नियम है संक्रमक संबंध के लिए। फिर इसको कॉपी में कैसे लिखेंगे ऋषांग, आप परेशान मत हो, कल मैं आपको समझा दूंगा। नहीं समझ में आया आप एक बार देख लेना प्लीज, जितने बच्चों को नहीं समझ में आया, ठीक है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया है, ठीक है दोस्त। चलो बढ़िया। सर हैंड रिटन नोट जल्दी मिलेंगे। सर शायरी सुना दो, अच्छा। संक्रमक समझा दो, अच्छा। ये वाला बता दीजिए, ओके। सर समय पर नहीं आ पाया, अच्छा ठीक है। चलो 2026 में सर मैथ्स का पेपर सॉल्व करवाइए, अभी करवाएंगे, अभी 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 आएगा यूट्यूब पे, सारी चीजें आएंगी, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करो सर, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं, अभी आपका बेसिक कमजोर है, मैं समझ गया, आपका बेस थोड़ा सा कमजोर है, बट कोई बात नहीं, मैं हूं आपका, स्ट्रॉन्ग कर दूंगा बेस। कितने बच्चों को? 95% बच्चों को समझ में आया, 4.64 को नहीं आया। क्या बोलते हो यार, एक सवाल और करवा दिया जाए क्या? हाँ भाई, भाई देखो टाइम तो हो रहा है वैसे, लेकिन क्या बोलते हो, एक सवाल और करवा दिया जाए? बस देखो परेशान मत होना, शर्त इतनी है कि परेशान मत होना। देखो मैं सवाल करवा तो दूंगा, है ना, लेकिन अरे परिणीति जी धन्यवाद। परिणीति कह रही मेरे फेवरेट सर हैं गाइडर भैया। आज नहीं, आज नहीं, हाँ खत्म, टाटा बाय बाय, थैंक यू वाली स्लाइड लगाओ। बच्चों ने कर दिया है मना, बच्चों ने कर दिया मना है, थैंक यू वाला स्लाइड लगाओ। बच्चों की बातें सारा को नहीं पढ़ाएंगे हम नहीं पढ़ाएंगे, नहीं सवाल करवाएंगे। हाँ ना, बच्चों ने मना, नहीं बच्चों ने मना किया, हम नहीं करेंगे। ए थम जा, ए कूल जाऊं, कूल नहीं करेंगे, नहीं पढ़ा रहे हैं, थैंक यू नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, अरे नहीं कर, अरे बस ठहर जा, अरे ठहर जा, नहीं कर रहा, अरे नहीं कर रहा है, अरे ठहर जा रे, अरे नो लिख रहा, अरे नहीं कर, गंदा पढ़ाई लिखाई नहीं, बस सीमित पढ़ाई लिखाई करनी हमको। हाँ यस हाँ, नहीं कर, ची गंदा नहीं हो गया, नहीं कल करेंगे। हाँ नहीं करेंगे, हाँ नहीं कर, हम कल करेंगे, कल। समरी बस लेते जाओ, समरी मैंने आपको सवाल करवाए हैं, तो मैंने आपको यहां पर कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कराए हैं, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको यहां पर अच्छे से रिवाइज करने हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि भैया स्वतुल्य क्या होता है, तो स्वतुल्य में हम क्या करते हैं, जैसे हम यहां पर मान लो संबंध कुछ इस प्रकार से था, मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे संबंध कुछ इस प्रकार से था कि भैया a, b यहां पर चर है और इनके बीच में संबंध दिया है, तो स्वतुल्य के लिए आपको क्या करना होगा, स्वतुल्य के लिए आप यहां पर सबसे पहले a, ढूंढोगे संबंध में। बात समझ में आ रही है? वैसे ही आप अगर सम्मित की बात करोगे तो आप यहां पर यह कहोगे कि यदि a, b संबंध में पाया जा रहा है तो b, a भी अगर पा लिया गया तो हम कहेंगे वो सम्मित है। वैसे ही अगर हम बात करें संक्रामक के लिए तो हम यहां पर क्या कहेंगे, अब देखो यहां जानबूझकर a, b हम मानेंगे संबंध में पाया जा रहा है, फिर ये b पे खत्म कर रहा है तो हम b से चालू करेंगे कि b, c संबंध में पाया जा रहा है। हम मान लेंगे ये दोनों हमारे पास उपस्थित हैं, तो हम यहां पर कहेंगे कि भैया a, c भी संबंध में पाया जाना चाहिए, जिससे ये हमारे पास संक्रमक हो पाए। बात समझ में आ रही है? तो आपको यहां पर बहुत सारी बातें मैंने बताई हैं, तो प्लीज आप लोग क्वेश्चंस भी कर लेना यार, है ना, क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेना, और जिसने अगर लेक्चर 1, 2 नहीं देखा है प्लीज आप देख लो। तो होमवर्क क्या है? होमवर्क है भैया डीपीपी लगा लेना, डीपीपी में 10 प्रश्न होंगे, उनको अच्छे से कर लेना, अच्छे प्रश्न हैं आप कर लीजिएगा उनको। बाकी आप लेक्चर 1 और भैया लेक्चर 2 और भैया लेक्चर 3 का रिवीजन जरूर करके आओ, ठीक है? नहीं करोगे रिवीजन तो दिक्कत हो जाएगी, प्लीज जरूर करके आओ। उसके अलावा आप यहां पर अच्छे से भैया नो बैकलॉग मत लगने देना। बाकी जिनके डाउट हैं वो डाउट मैं आगे देख लूंगा, ठीक है? तो प्लीज रिवीजन जरूर कर लेना आज के क्वेश्चंस का, ये भी आपके पास होमवर्क है, कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उनको भी कर लेना अच्छे से। तो आज के लिए धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार। सर एक शायरी हो जाए। शायरी कुछ इस प्रकार से है कि भैया दिल बना देना। यस, मोटिवेशनल शायरी है, कितना मोटिवेशन ले वगैरह, एक बढ़िया सुनाते हैं, लेकिन दिल बहुत ज्यादा मात्रा में बनने चाहिए, है ना? यस, क्या कि तुम अपनी शादी में बुलाना, मैं आऊंगा जरूर। बस कर रहा हूं, जल्दी से सुन लो। यस, क्या यार, अगर अच्छी लगे शायरी तो दिल बना के जाना। क्या कि तुम अपनी शादी में बुलाना, मैं आऊंगा जरूर। आया है, पानी पी लेते हैं फिर सुनाते हैं, जल्दी से दिल बनाओ रे। यस,
क्या गला साफ कर लेते हैं, सुनना ध्यान से, कि तुम अपनी शादी में बुलाना, मैं आऊंगा जरूर। आय हाय हाय सर, क्या बात है। ये एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से कह रहा है क्या, कि तुम अपनी शादी में बुलाना, मैं आऊंगा जरूर, एक निवाला ही सही मगर खाऊंगा जरूर। आय हाय 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 हाय। प्रेमी अपनी प्रेमिका से क्या कहता है कि तुम अपनी शादी में बुलाना, मैं आऊंगा जरूर, एक निवाला ही सही मगर खाऊंगा जरूर। उस दिन सबके सर पर सहरे देखूंगा, उस दिन सबके सर पर सहरे देखूंगा, सारी रात रुककर सातों फेरे देखूंगा। आय हाय हाय, क्या कि तुम अपनी शादी में बुलाना, मैं आऊंगा जरूर, एक निवाला ही सही मगर खाऊंगा जरूर, और उस दिन मैं सबके सर पर सहरे देखूंगा, सारी रात रुककर सातों फेरे देखूंगा, और मुझे वो तुम्हारी आंखों में शर्म देखनी है, मुझे वो तुम्हारी आंखों में शर्म देखनी है। वो आग जितनी गर्म थी ना उतनी गर्म देखनी है, वो आग जितनी गर्म थी ना वो उतनी गर्म देखनी है, और उस रात में आखिरी रात नाचूंगा। आय हाय, प्रेमी कितना तड़पाया हुआ है कि न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। फिर से रिवीजन जरूरी है क्या, कि तुम अपनी शादी में बुलाना, मैं आऊंगा जरूर, एक निवाला ही सही मगर खाऊंगा जरूर, उस दिन सबके सर पर सहरे देखूंगा, सारी रात रुककर सातों फेरे देखूंगा, मुझे वो तुम्हारी आंखों में शर्म देखनी है, वो आग जितनी गर्म थी वो गर्म देखनी है, और उस रात में आखिरी रात नाचूंगा, उस रात में आखिरी रात नाचूंगा, बारात में दूल्हे के साथ नाचूंगा, और हर कोई कहेगा कि रुखसती के वक्त आंखों में आंसू क्यों नहीं। रुखसती एक उर्दू शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है बिछड़न या बिछड़ाव। क्या कि तुम अपनी शादी में बुलाना, मैं आऊंगा जरूर, एक निवाला ही सही मगर खाऊंगा जरूर, उस दिन सबके सर पर सहरे देखूंगा, सारी रात रुककर सातों फेरे देखूंगा, मुझे तुम्हारी आंखों में वो शर्म देखनी है, वो आग जितनी गर्म थी ना वो उतनी गर्म देखनी है, और उस रात में आखिरी रात नाचूंगा, बारात में दूल्हे के साथ नाचूंगा, और हर कोई कहेगा कि रुखसती बिछड़न, हर कोई कहेगा कि रुखसती के वक्त आंखों में आंसू क्यों नहीं। मैं कहूंगा मेरे महबूब की शादी है, मैं नाचूं क्यों नहीं, मैं नाचूं क्यों नहीं, मैं नाचूं क्यों नहीं। तो सभी बच्चों का बहुत दिल से धन्यवाद, बहुत सारा आभार, बहुत सारा प्यार। आपने मुझे 1 घंटे 47 मिनट झेला, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। बस गाइडर भैया को इसी तरह से प्यार करते रहिए, बस इसी तरह से आप इनको सम्मान, आदर, प्रेम देते रहिए। मजाक चलता रहेगा, मस्ती चलती रहेगी हमारी क्लासेस में, और एक दिन ऐसा आएगा जब सिलेबस खत्म होगा और मैं आपसे बिछड़ रहा हूँ। खैर अभी तो शुरुआत है। तो बहुत 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 सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार, बहुत सारा प्यार, बारंबार नमस्कार। तो सभी बच्चों को मैं कहता हूं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं हूं आपका अपना बहुत प्यारा अनुभव सर, बच्चे प्यार से मुझे गाइडर भैया कहते हैं, उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।